हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ डिफेंस डीसी। और जैसा कि आपको पता है कि पॉलिटी की जो ये महाराणा प्रताप सीरीज, इसका लेक्चर नंबर ये 6 है, जिसमें आज हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये सीरीज हम CAPF, CDS, RAS, UPPSC या कोई भी एग्जाम जिसमें पॉलिटी आती है उसके लिए कर रहे हैं। CAPF के लिए तो बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। और मैंने जैसा कि वो बोल चुका हूँ, हम पूरी कोशिश करते हैं, इसीलिए मेरे लेक्चर आने में टाइम लगता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर जाए। आपके प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। यही मैं कोई खुद आपको सलाह नहीं देता कभी भी कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ो, इसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन्हीं नोट्स के माध्यम से आपको दे दी जाए। तो इसीलिए मेरी ये गुजारिश है, जो भी मैं आपको बताऊँ वो सब आपको नोट करना है, खुद के नोट्स खुद बनाने हैं। जो इसमें लिखा हुआ है वो तो करना ही है, जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ वो बातें भी आपको रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि देखिए शॉर्ट में लिखा है मैंने काफ़ी, तो कई चीज़ें मैं हो सकता है कि मुंह से बता दूँ, वो सब आपको रिकॉर्ड करना है। और हाँ, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए पूरी पॉलिटी को कवर करवा रहे हैं, तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। इसमें से कोई ऐसी बात है ही नहीं कि हमको ये कहना पड़ रहा है आपसे। ठीक है, तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। एज यू नो गाइज के लास्ट लेक्चर में हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक। तो उसके बारे में आपको एक स्पेशल फैक्ट बताना चाहता हूँ। फंडामेंटल ड्यूटी जो हमने पढ़ी थी, जैसा कि आपको पता है कि वो नॉन इन्फोर्सेबल है। अगर उनका कोई पालन नहीं करता तो ऐसा नहीं कि उसको जेल में भेज दिया जाएगा। लेकिन जैसे फंडामेंटल ड्यूटी में होता है कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, तो अब नॉन इन्फोर्सेबल है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप राष्ट्रीय ध्वज का अगर फाड़ के फेंक दोगे, जला दोगे तो आपका कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए जस्टिस वर्मा थे एक चीफ जस्टिस, उन्होंने बोला था कि कुछ फंडामेंटल जो ड्यूटी है ना उनको इन्फोर्स किया जा सकता है कोई लॉ या स्पेशल एक्ट बना के। तो ऐसे ही एक एक्ट के तहत ये भी लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय जो ध्वज है, अपना जो नेशनल फ्लैग है, जो तिरंगा है, गाइस तिरंगा ही अपना नेशनल फ्लैग, कहीं भगवा तो नहीं समझ रहे ना आप? तिरंगा ही है अभी तक तो अगर बात करें तो उनको क्या इन्फोर्स किया जा सकता है स्पेशल लॉ या एक्ट बना के। समझ रहे हो बात? नहीं समझ में आई तो इस बात को दोबारा सुनने की कोशिश करिए। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसमें आज पढ़ने वाले हैं हम प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, आपको इसमें कहीं कहीं छोटे छोटे शब्दों में कुछ कुछ लिखा मिलेगा नोट्स में। वो मैंने इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं जितनी बार भी आपको लेक्चर बनाने से पहले मैं कुछ और भी पढ़ता हूँ कई जगह से, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ भी रह ना जाए, इसलिए सब कुछ ऐड कर डालता हूँ। आपको अपने नोट्स खुद बनाने। तो देखिए, समझने की कोशिश करते हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पढ़ने से पहले कि असली में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है क्या। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव की स्पेलिंग सॉरी टी है यहाँ पे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी सरकार के 3 अंग होते। एक तो होती है लेजिस्लेटिव पार्ट, जो मतलब विधायिका, जो कानून को बनाती है। एक होती है एग्जीक्यूटिव पार्ट पार्ट जो मतलब कानून को लागू करते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और बताऊंगा और भी कई लोग हैं। और तीसरा होता है जुडिशरी, जो कानून को इंटरप्रेट करती है। कोई वायलेट हो रहा है या कुछ ही, समझ रहे हो बात को? 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। समझ रहे हो बात को? तो हम बात करें कि यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब केंद्र की जो कार्यपालिका है उसके कितने पार्ट हैं। देखिए, 5 एग्जीक्यूटिव होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। ये 5वें वाले को लोग भूल जाते हैं कि मतलब समझिए बात को कि कानून को लागू करने का काम किन 5 लोगों का है। प्रेसिडेंट का है राष्ट्रपति, मतलब प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिमंडल। बहुत सारे मंत्री हैं ना, डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये मतलब बहुत सारे मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हैं, ठीक है। अलग अलग जो मिनिस्टर होते हैं वो सब, वो उनकी काउंसिल को क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और अटॉर्नी जनरल, ये अटॉर्नी जनरल क्या होता है इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। अटॉर्नी जनरल वैसे होता है कि सरकार का वकील। अगर सरकार को कोई आदमी कोर्ट में चैलेंज करता है या कुछ भी करता है, सरकार का अगर कोई भी कानूनी मसला है सरकार का, सरकार की तरफ से जो केस लड़ता है वो ये लड़ता है, ठीक है जी। तो अभी के वक्त में कौन है सरकार के वकील? के वेणुगोपाल। समझ रहे हो बात को? ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ये मैंने फैक्ट बता दिया आपको। अच्छा, समझने की कोशिश करते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। तो पता चल गया कि 5 एग्जीक्यूटिव होते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव कितने होते हैं? 5। यूनियन मतलब केंद्र के एग्जीक्यूटिव। कौन? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। याद रखना है इसको लोग याद नहीं रखते, ठीक है। बात करते हैं प्रेसिडेंट कहाँ से कहाँ तक है। प्रेसिडेंट आता है संविधान में आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक। प्रेसिडेंट के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अपने ऑनरेबल प्रेसिडेंट कौन है। ऑनरेबल श्री रामनाथ कोविंद जी। और आपको पता होना चाहिए कि 2022 में भी प्रेसिडेंट के चुनाव होने वाले हैं। मतलब जून तक, जहाँ तक के आपको सुनाई देने लग जाएगा कि कौन अगले प्रेसिडेंट बनेंगे, यही बनेंगे या कोई नए बनेंगे, ठीक है। तो बात करें एक कौन होते हैं इनको, एक प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द स्टेट। मतलब जो स्टेट का मतलब समझ गए ना, देश पूरा।
बता रखा है आपको मैंने कई बार कि पूरे देश का एक हेड, कैसा हेड, फॉर्मल हेड, नॉमिनल हेड, टिटुलर हेड या डी ज्योर हेड, मतलब नाम का हेड है बस। असली जो डिसीजन है वो तो पीएम साहब ले रहे हैं, मोदी जी। तो एक तरह से फॉर्मल मतलब आधिकारिक रूप से जो फैसले लिए जाते हैं वो इनके नाम पर लिए जाते हैं सारे फैसले, लेकिन फैसले ले कौन रहा है, वो मोदी जी ले रहे हैं। उसका भी बताऊंगा मैं कैसे मोदी जी ले रहे हैं, उस सब के बारे में अपन पार्लियामेंट वगैरह पीएम इन सब के बारे में अपन बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी चिंता इस बारे में नहीं करनी। अच्छा, प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा है, मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो बोलता है कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट होगा, वो बोलता है आर्टिकल 52, प्रेसिडेंट का आर्टिकल। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेसिडेंट बनते कैसे हैं लोग, समझने की कोशिश करिए। प्रेसिडेंट का क्या है, चुनाव किया जाता है, इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। इलेक्शन में कौन कौन वोट करता है, इलेक्टोरल कॉलेज, देखो इलेक्टोरल कॉलेज, एक तो ये इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या होता है, कोलाज लिखो यार, एक तो मैं इतनी गलत स्पेलिंग कैसे लिख सकता हूँ। इलेक्टोरल कॉलेज में होता कौन कौन है वो आप सुनिए कि इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या था, किसी भी इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब ये होता है उसमें कौन कौन वोट डालेगा। जैसे अगर पंचायत का इलेक्शन हो रहा है तो उसमें इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, गांव के सभी वोट, ग्रामवासी जो हैं, पूरी ग्राम सभा जो है वही क्या है उसका इलेक्टोरल कॉलेज। ग्राम सभा क्या होते हैं, गांव के वोट डालने वाले। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम, पंचायत के बारे में जब पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा ग्राम सभा पूरी क्या डालती है वोट। ऐसे भाई प्रेसिडेंट के लिए जो वोट डालता है वो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज है। कौन कौन आता है इसके अंदर, इलेक्टेड में एमपी, इलेक्टेड एमएलए और इलेक्टेड एमएलए ऑफ यूटी। देखिए समझ, इसमें हमेशा क्या लिखा हुआ, इलेक्टेड एमपी। इसका मतलब क्या, जो भी एमपी चुन के आए हुए हैं। अब भाई तुम सोचो कि एमपी तो चुन के ही आते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। लोकसभा के अंदर कितने एमपी हैं, 543। राज्यसभा के अंदर असली में होते हैं कितने, 245, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है सॉरी 233। इसका मतलब क्या, मतलब 12 एमपी ऐसे होते हैं जिनको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। समझ रहे बात को, प्रेसिडेंट ही उनको बनाता है कहीं ना कहीं से। और वो कहाँ से आते हैं, अलग अलग फील्ड से, देश के अलग अलग फील्ड से, कोई आर्ट से, कोई स्पोर्ट्स से, कोई साइंस से, लिटरेचर से, ऐसे। तो लेकिन चुन के आए हुए कितने होते हैं, राज्यसभा, आर एस का मतलब है राज्यसभा, भाई ये तो पता ना, पार्लियामेंट जो होती है, इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। एक पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, एल एस मतलब लोकसभा, आर एस मतलब राज्यसभा। लोकसभा में कितने एम पी हैं, 540 इलेक्टेड, और 233 कहाँ पे, राज्यसभा में इलेक्टेड एम पी, मतलब 776 टोटल ये लोग वोट करते हैं। अच्छा, इलेक्टेड एमएलए, एमएलए आप जानते हो, विधायक, आपके शहर के होंगे ना विधायक, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अच्छा, जैसे इलेक्टेड एमएलए का मतलब क्या, एमएलए होते हैं स्टेट के, हर स्टेट में बहुत सारी सीट होती हैं, लोग जीतते हैं, तो जितने भी चुने हुए एमएलए होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इलेक्टेड एमएलए। ठीक है, और क्या होती है, इलेक्टेड एमएलए ऑफ यूटी। आपने कई यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश देखे होंगे, जैसे दिल्ली में भी चुनाव होते हैं। अब दिल्ली स्टेट तो नहीं है, लेकिन उसमें भी क्या होते हैं चुनाव, उसमें भी एमएलए चुने जाते हैं, तो वहाँ के भी एमएलए। कुल मिला के चुने हुए जो भी लोग हैं, चुने हुए एमपी, एमएलए और एमएलए ऑफ यूटी। बेटा याद रखना कि एमपी ही वोट नहीं करते हैं, कई लोग सोचते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं वही वोट करते हैं, नहीं, असली में वोट एमपी भी करते हैं, एमएलए भी करते हैं, और यूटी के एमएलए मतलब किस किस यूटी के, दिल्ली और पुडुचेरी, इन 2 ही यूटी में चुनाव होते हैं, उनकी एक सरकार बनती है, बाकी यूटी में ऐसे चुनाव नहीं होते। समझ रहे हो बात को। अच्छा अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। अभी जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव नहीं हुए जब से उनको यूटी बनाया गया है, इसलिए थोड़ी सी अभी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। लेकिन आपको भी इतना याद रखना है, इलेक्टेड एमएलए ऑफ यूटी कहाँ के, दिल्ली के और पुडुचेरी के। ये देखिए मैंने कुछ छोटा सा लिखा हुआ है, 17th CA मतलब 70वां CA मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 1992 में। और इसका मतलब ये है कि दिल्ली को यूटी कब बनाया गया था, 70वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के दौरान बनाया गया था, जो 1992 में। उस वक्त इसको क्या बनाया था हमने, यूनियन टेरिटरी। पहले ही यूनियन टेरिटरी नहीं होता था दिल्ली, तब से इसमें क्या होने लगे, चुनाव। ठीक है, अच्छा समझ में आई क्या बात। अच्छा, मैंने इसमें लिखा है केवल एमएलए, मैंने इसमें एमएलसी नहीं लिखा। अब तुमको पता होना चाहिए एमएलसी क्या होता है, मिनिस्ट सॉरी, एमएलए का मतलब क्या है वो लोग जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं, समझ ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो विधायिका जो है, सॉरी विधानसभा जो है उसके सदस्य, वही तो होते हैं एमएलए। अच्छा, फिर एमएलसी क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। कई स्टेट ऐसी हैं जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली तो है ही है, मतलब विधानसभा तो है ही है, उसमें विधान परिषद भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होती, कुछ ही राज्य में होती है। किन किन राज्य में, उसको भी आज याद रख लीजिए। आप उसके लिए ट्रैक है एक, TUMBAK, तुम्बक, इसका मतलब है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है जहाँ तक, या महाराष्ट्र है मैं कन्फ्यूज थोड़ा, बिहार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका।
इनमें क्या है, इनमें विधान सभा के साथ में विधान परिषद भी है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। लेकिन हमको, मैंने आपको कहीं भी लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले सदस्य के बारे में लिखा है क्या? नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है कि एमएलसी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं उनसे कोई लेना देना है ही नहीं, बस एमएलए से ही है। इसके बारे में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन नहीं है कि प्रेसिडेंट के लिए कौन कौन वोट करता है, आपको बस ये याद रखना है, इतने लोग वोट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ चीज़ देखते हैं। इसका इलेक्शन भाई जैसे आपको पता है, राज्य सरकार का चुनाव कौन करवाता है? राज्य सरकार के चुनाव कौन करवाते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत का जो इलेक्शन कमीशन है वही तो इसके चुनाव कंडक्ट करवाता है। पंचायत चुनाव कौन करवाता है? स्टेट का इलेक्शन कमीशन, इंडिया का नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट वहाँ के पंचायत और लोकल चुनावों को करवाते हैं, ठीक है। लेकिन स्टेट के चुनाव और देश के चुनाव उनको कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लिखा हुआ है ना। तो हमको याद रखना चाहिए कि स्टेट के साथ और देश के साथ प्रेसिडेंट का जो चुनाव है उसको भी कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, लाइक कोई केस हो जाए कि ये चुनाव गलत हुए हैं, ये वो, इसके बारे में फैसला कौन लेता है? मतलब एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेता है। बेटा ये बात याद रखना कि प्रेसिडेंट का चुनाव करवाता तो इलेक्शन कमीशन ही है, लेकिन उसका अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है उसमें, तो उसके बारे में फैसला लेने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। ये क्वेश्चन आ जाता है। कई लोग सोचते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता होगा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही फैसला लेता होगा। कई लोग सोचते हैं शायद सुप्रीम कोर्ट ही चुनाव करवाता, नहीं, करवाता तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन फैसले को अगर कुछ डिस्प्यूट हो जाए उसके बारे में तो कौन फैसला देगा? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब देखिए चुनाव होता कैसे? चुनाव होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब आखिर होता क्या है। अच्छा, लेकिन उससे पहले समझिए कि जितने भी एमपी एमएलए वोट करते हैं, देखो होता क्या है। आपने अभी तक वोट दिया होगा मोदी जी के लिए, मोदी जी के लिए तो कभी वोट नहीं दिया। मतलब आपने एमपी के चुनावों में, लोकसभा के चुनावों में वोट दिया होगा, आपने अपने स्टेट के विधानसभा के चुनावों में वोट दिया होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है भाई। तो आपने देखा होगा कि आप सबका वोट बराबर है, सब लोगों का। आप देखते होंगे कि आप हर एक आदमी का वोट एक समान है, चाहे 18 साल का आदमी वोट दे रहा हो चाहे 70 साल का, सबके वोट की बराबर वैल्यू है। लेकिन प्रेसिडेंट के चुनाव में ऐसा नहीं है, वोट की वैल्यू अलग अलग हो जाती है। कैसे भाई? समझ के देखिए आप बात को। कोई एक राज्य है, जैसे सिक्किम है, वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है, बहुत ही कम जनसंख्या रह रही है। तो असली, और वहाँ पे जैसे सीट हैं, वहाँ पे एमएलए हैं 100, वहाँ पे जनसंख्या कितनी है? 1 लाख है, ऐसा समझ के चलते हैं। तो असली में अपन देखें तो हर 1000 लोगों के ऊपर एक एमएलए है वहाँ का, समझ। एक तरफ देखते हैं अपन यूपी को, ऐसे यूपी पे भाई साहब जैसे जनसंख्या हुई वहाँ, मैं एक अंदाजे के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे यहाँ की जनसंख्या हुई 1 करोड़ 1 लाख की जगह, और एमएलए यहाँ पे हुए 200। तो यहाँ का एक एमएलए कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है? 50,000। समझ रहे हो आप? वहाँ पे बस 1000 को कर रहा था, यहाँ 50,000। तो जब ये लोग चुनाव कर रहे हैं, जब असली में भाई हम बोलते हैं कि अपना देश रिपब्लिक है, मतलब यहाँ के प्रेसिडेंट चुने हुए होते हैं, भले ही हम खुद वोट नहीं डाल, लेकिन हमारे द्वारा चुने हुए लोग तो वोट डाल रहे हैं ना। तो जितने ज़्यादा लोगों का, मतलब जिस एमपी के लिए, जो एमपी ज़्यादा लोगों का एमपी है, उसकी वोट की वैल्यू भी ज़्यादा होनी चाहिए। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे वोट की वैल्यू सबकी अलग अलग होती है, हर स्टेट की। यूपी की सबसे ज़्यादा है, मतलब वोट की जो वैल्यू है वो यूपी की एमएलए की सबसे ज़्यादा होती है। सिक्किम की बहुत ज़्यादा कम है, बस 7 है। यूपी की 208 है, ऐसे करके है। लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं। अब इसको निकालते कैसे हैं? निकालते ऐसे, किसी भी स्टेट के एमएलए की अगर वैल्यू निकालनी है, उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन को देखो, ठीक है, और उसमें जितने भी उसके टोटल एमएलए हैं, उसमें इलेक्टेड जीते हुए जितने भी एमएलए हैं उस स्टेट में, जितनी भी सीट हैं, उन सबका क्या कर दो? डिवाइड कर दो। समझिएगा बात? टोटल पॉपुलेशन उसमें टोटल एमएलए का डिवाइड, सबके हिस्से की पॉपुलेशन आ जाएगी। लेकिन फिर साथ में उसका डिवाइड किससे और करो? 1000 से और डिवाइड करो। उससे क्या आती है? कि एमएलए की पावर ऑफ वोट, वोट की कितनी पावर है। समझ रहे हो बात? अच्छा, एमपी की वोट की पावर कैसे निकालते हैं? सब सारे एमएलए की वोट आ जाए, बस पूरे देश के सारे एमएलए की वोट आ चुकी है, वोट की पावर, उन सबको ऐड कर दो। जितने भी 4100 4200 एमएलए हैं, उन सबकी वोट की पावर आ चुकी है, ठीक है, उनको ऐड करो और टोटल नंबर ऑफ जितने एमपी हैं उनसे डिवाइड कर दो, वो आ जाती है। तो सारे एमपी की पावर तो क्या होती है? बराबर। क्या होती है? 708। लेकिन हर स्टेट के एमएलए की पावर क्या होती है? अलग होती है। एमपी की पावर सबसे ज़्यादा भी होती है भाई, सीधी बात है। एमपी ज़्यादा, खुद ही सोचो आप, एमपी के अंदर बहुत, मतलब आपको पता होगा कि जब एमपी के चुनाव होते हैं तो बहुत बड़े हिस्से पे एक ही एमपी लड़ता है। लेकिन जब एमएलए के चुनाव होते हैं तो एक ही एमपी के हिस्से में कई सारे एमएलए चुनाव लड़ते हैं जब स्टेट के चुनाव होते हैं। तो सीधी बात है, एमपी ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, और एमपी हमेशा बराबर लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए एमपी की पावर जो है वो क्या होती है? 708। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, मैं उनको समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आपको ये वीडियो दोबारा बहुत धीरे से सुनना है,
समझ रहे हो बात। और हाँ, अगर आपके समझ आता है तो आपको कमेंट जरूर करना है भाई, जिससे मुझे पता तो चलना चाहिए कि मैं जो पढ़ाता हूँ वो समझ आता भी है या नहीं आपके। अच्छा, अभी देखो इसमें मैंने एक छोटा सा आज ही ऐड की थी ये बात, अकॉर्डिंग टू 1971 सेंसस। सेंसस का मतलब होता है जनगणना, कि टोटल पॉपुलेशन जो है हम जिसका डिवाइड करके निकालते हैं वो पॉपुलेशन किस जनगणना से ली जाती है, 1971। लेकिन जब उसके बाद तो कई जनगणना हो चुकी हैं, 1981 हो चुकी है, 91 में हो चुकी है, 2001 में हो चुकी है, 2011 में हो चुकी है, अभी 2021 के आंकड़े भी आने वाले हैं। समझ रहे हो बात। जब इतनी बार हो चुकी है तो इतनी पुराना सेंसस क्यों ले रहे हैं, इसका भी एक चक्कर है। देखिए जैसे कई स्टेट जो मतलब जनसंख्या नियंत्रण पर काम करना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि कम से कम लोग बच्चे पैदा करें, जनसंख्या कम हो, तो असली में वो स्टेट तो कुछ भला करने की कोशिश कर रही हैं देश का। लेकिन जैसे ही अगला जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन आएगा तो उनके स्टेट से तो पावर कम हो जाएगी ना, उनके एमएलए की पावर बहुत कम हो जाएगी, उनकी जनसंख्या कम हो गई तो। इसलिए कोई स्टेट बच्चे मतलब जनसंख्या को कम ही नहीं करना चाहेगा, इसलिए ये रखा गया है कि 1971 में फिक्स कर दिया है कि वहीं की पावर के हिसाब से अभी तक मानी जाएगी, उसी जनसंख्या के हिसाब से। मतलब सारे लोग अगर कम करना चाहते हैं, सारे स्टेट जनसंख्या पर ध्यान देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं खुल के, कोई दिक्कत नहीं आएगी उनके स्टेट को। समझ रहे हो बात को। अच्छा, अब हाँ, इसका मतलब समझिए कि इसके चुनाव होते कैसे हैं प्रेसिडेंट के। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एक स्पेशल सिस्टम होता है। किसका, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब बताता हूँ, और यहाँ लिखा हुआ है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका मतलब क्या, देखिए एक तो होता है सिस्टम नॉर्मल चुनाव का, आपके यहाँ एमएलए एमपी के जो चुनाव होते हैं उनमें आपने वोट दिया, जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट है, कि सबसे ज़्यादा जिसके पास हो, जैसे समझिए 4 लोग खड़े हुए हैं, 100 लोगों ने वोट दिए, 4 लोग हुए खड़े, ठीक है, चुनाव में 100 लोगों ने दिए वोट, एक को 35 मिल गई, ठीक है, दूसरे को 30 मिली है, 35 और 30 कितने हो गए, 65, बच्चे कितने, 35 बच गए। 35 जो लोग बचे हुए उनमें से एक को 20 है, एक को 15 है, तो 35 वाले को सबसे ज़्यादा मिली तो वो जीत जाएगा। इस सिस्टम को बोलते हैं, एक सेकेंड, फर्स्ट पास टू द पोस्ट, फर्स्ट पास टू द पोस्ट सिस्टम, या दूसरा इसका नाम है मेजोरिटेरियन सिस्टम। मेजोरिटी से बना है ये शब्द, मेजोरिटेरियन सिस्टम, मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट आएंगे वो जीत जाएगा। बड़ा सिंपल सा सिस्टम है, समझ रहे हो। लेकिन प्रेसिडेंट का चुनाव इस तरह से नहीं होता है, उसका चुनाव अलग तरह से। प्रेसिडेंट चुनाव में एक कैंडिडेट को प्रेसिडेंट तभी जीता हुआ माना जाएगा जब उसके पास 50% से ज़्यादा वोट आएंगे। पर भाई आएंगे कैसे, ज़्यादा लोग खड़े हो गए तो अभी देखो तुम, अगर वोट लोग कर ही रहे तो फिर आएंगे कैसे। उसके लिए एक नया सिस्टम निकाला गया, उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम। मतलब क्या है, तुम्हारी वोट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैसे, इसको समझ लीजिए बेटा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है समझने की। जैसे इस तरह से चुनाव होता है, सारे एमएलए एमपी वोट कर रहे हैं, ठीक है, अब वो लिख के देंगे, जैसे 4 लोग खड़े हुए हैं, एक आदमी का नाम है दिनेश जो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हुआ है, दूसरे का नाम है राम, तीसरे का नाम है रवि, 3 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने वोट दे दिए, मतलब दिनेश राम रवि ऐसे करके लिखा हुआ है। अब तुमको ऐसे प्रेफरेंस भरनी होती है, जैसे अपन सीएपीएफ में तुम पास हो जाओगे तो तुमको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, तुम कौन सी फोर्स चाहते हो, तुम बोलोगे मैं पहले नंबर पर चाहता हूँ बीएसएफ, दूसरे पर सीआरपीएफ, तीसरे पर सीआईएसएफ, या जो भी फोर्स तुम चाहते हो। ऐसे ही करके प्रेसिडेंट के चुनाव में लोगों को क्या देनी होती है, प्रेफरेंस देनी होती है, समझ रहे हो, आपको प्रेफर करना होता है कि मैं पहली वोट देना चाह रहा हूँ दिनेश को, अगर दिनेश जी मेरे दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये, फिर वो काउंट करके देखते हैं वोट को कि भाई सबसे ज़्यादा, जैसे मान लिया दिनेश सबसे आगे चल रहा है, दिनेश को वोट मिली है 45% वोट मिल चुकी, कितनी 45%। फिर जो राहुल था उसको मिल चुकी हैं बाकी की 35%, ठीक है, कितना हो गया ये जुड़ के 80% हो चुका, बाकी 20% जो है वो किसको मिल गई है, रवि को मिल चुकी है, दिनेश राहुल और रवि इनको मिल चुकी, ठीक है जी, वोट मिल गई। अब तुम कहोगे 50% तो किसी का आया ही नहीं, अब इस केस में क्या करते हैं भाई, सबसे जिसके कम है उसके तो जीतने कोई चांस ही नहीं है, कोई भी चांस है क्या इसके जीतने के, बताइए, कोई चांस नहीं है। फिर क्या करेंगे, उन सारे लोगों को देखेंगे, मतलब उन सारे लोगों की वोट को देखेंगे जिन्होंने इस सबसे लास्ट वाले को वोट दिया है, फिर उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस तो इन्होंने यही दी होगी, यही 20%, तभी तो मिले इसको, पहले नंबर पर तो इसी का नाम भरा होगा, उसे काट देंगे, फिर चेक करेंगे उन्होंने दूसरे नंबर पर किसका नाम भरा है, समझ रहे हो बात, क्योंकि ये तो वैसे भी नहीं जीत सकता, ये तीसरा वाला जो आदमी है। फिर वो चेक करेंगे भाई दूसरे नंबर पर, तो इसके 20% में से ऐसा देखा गया, क्या देखा, इसके 20% में से ऐसा देखा कि 16% लोगों ने जो 20 में से तो इसको वोट देखे, सेकंड नंबर पर इसका नाम लिखा हुआ था 35 वाले का, और बाकी के जो 4% थे उन्होंने इसका नाम लिखा हुआ था। अब देखते हैं दोबारा कि अब असली में कितना आ गया, 45 और 4 ये तो हो गया 49, और ये 35 और 16 ये 51, तो असली में कौन जीत गया,
ये 35% वाला राहुल जीत चुका है चुनाव को। समझेगा किस तरह से बेटा, इसको ना समझ आ गया है फिर भी इस वीडियो को पीछे करके दोबारा देखो, और नहीं भी आया समझ में तो भी दोबारा देखो। समझ रहे हो क्या बात? अच्छा इस तरह से होता है चुनाव। इसमें लिखा हुआ सिंगल ट्रांसपेरेंट वोट, हर कैंडिडेट को प्रेफरेंस वाइज वोट देना होता है। समझ रहे बात? अच्छा इसमें लिखा हुआ बेटा, एक मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, देखो नेक्स्ट ईयर जब लेक्चर बनाए जाएंगे या कभी हम आगे बनाएंगे तो हम क्या है, टाइप किए हुए नोट्स का सहारा लेंगे। अभी तो मेरे लिखे हुए नोट्स हैं तो थोड़ा सा ऐसे ही है, ये बहुत पुराने नोट्स हैं। ठीक है, बात करें टर्म ऑफ ऑफिस कि प्रेसिडेंट जीतने के बाद कितने समय तक के लिए प्रेसिडेंट होता है? 5 साल के लिए। किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? ये 56 में। बट आपको याद है प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या था? 52। भूलना मत उस आर्टिकल को। ठीक है, प्रेसिडेंट री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। इसका मतलब क्या है? प्रेसिडेंट कितनी बार भी प्रेसिडेंट बन सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी जैसे रामनाथ कोविंद जी है तो वो दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। बिल्कुल। क्या कोई ऐसा प्रेसिडेंट जो 2 बार प्रेसिडेंट बना हो? यस, ओनली एकमात्र प्रेसिडेंट ऐसे हैं जिन जो लगातार 2 बार प्रेसिडेंट बने थे। उनका नाम है देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका नाम आप जानते हो बहुत अच्छे से। अच्छा, अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है, रिजाइन मतलब इस्तीफा देना, किसको देगा वो अपना? प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा देता है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति किसको अपना इस्तीफा देता है? राष्ट्रपति को, मतलब प्रेसिडेंट को। दोनों एक दूसरे को इस्तीफा देते हैं। अगर इसको रिजाइन करना है तो वो उसको इस्तीफा दे देगा, उसको करना है तो ये इसको इस्तीफा दे देगा। समझ गए बात? अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया। प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, दोबारा चुनाव लड़ सकता है, बता ही दिया ये तो मैंने। ठीक है, सैलरी कितनी होती है प्रेसिडेंट की? प्रेसिडेंट की सैलरी होती है 5 लाख पर मंथ, 5 लाख रुपए महीने। काफ़ी ज़्यादा है ना? अच्छा, और कैन नॉट बी डिडक्टेड एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये आज ही ऐड किया है मैंने लेक्चर बनाने से। इसका मतलब क्या है? ये सैलरी को कट नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशन में। कब तक? अगर देश में फाइनेंशियल मतलब वित्तीय आपातकाल अगर नहीं लग रहा है तो नहीं काटा जा सकता। केवल एक ही टाइम पर इसको कट किया जा सकता है, जब देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल लगता है, तब सभी एम्प्लॉयज़ की, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सब लोगों की सैलरी डिडक्ट होती है, तो इनकी भी सैलरी को काटा जाता है। सिंपल सी बात है, सबकी कटती है। ठीक है, अच्छा, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या अपने देश में अभी तक लगी है? तो अभी तक तो हमको भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि अपने देश में अभी तक तो इतनी कभी गरीबी का माहौल आया नहीं कि हमको फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की जरूरत पड़ी हो। पर फिर भी लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इनकी केवल फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में ही काटी जा सकती है सैलरी। अदर पर्क्स अलाउंस डिसाइडेड बाई पार्लियामेंट, मतलब और भी तो कई चीज़ें सुविधाएं मिलती हैं प्रेसिडेंट को, जैसे गाड़ी घोड़ा बंगला, जो भी कुछ मिलता होगा उनको, भत्ते बहुत सारे, उनको कौन डिसाइड करता है? उनको पार्लियामेंट डिसाइड करती है क्या देना है क्या नहीं देना। अच्छा, एक ट्रिक है एज देखने के लिए कि कितनी एज होनी चाहिए किस चुनाव के लिए। तो देखिए मैंने इसकी ट्रिक क्या, एक सिंबल लिखा हुआ है। पंचायत का चुनाव है तो 21 साल एज होनी चाहिए। लोकसभा या विधानसभा, मतलब लोकसभा का मतलब क्या है? लोकसभा जो संसद में लोकसभा है, विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली। इन दोनों के चुनाव के लिए एज क्या है? बढ़ती आएगी, मतलब 21 से क्या होगी इसकी? 25। ठीक है, राज्यसभा या वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी राज्यसभा या विधान परिषद वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, राज्यसभा या विधान परिषद, इसका मतलब क्या है? राज्यसभा तो राज्यसभा होती है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा 2 अंग होते हैं ना पार्लियामेंट के, संसद के। विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो मैंने अभी आपको बताया था। इसकी ट्रिक बताई तुम्बक, TUMBAK, जो 6 ही स्टेट्स के अंदर अभी BP मतलब विधान परिषद है, इनमें चुनाव लड़ना है अगर तुमको तो 30 साल एज होनी चाहिए। देख रहे हो? मतलब असली में लोकसभा के मेंबर से ज़्यादा सीनियर होते हैं राज्यसभा के मेंबर जो हैं। अच्छा, लेकिन राज्यसभा के मेंबर के लिए कभी भी हम वोट नहीं डालते। कभी आपने लोग हमेशा चुनाव जो होते हैं MP के, वो लोकसभा के लिए होते हैं। राज्यसभा के लिए चुनाव अलग अलग तरह से होते हैं, उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, पार्लियामेंट जब पढ़ेंगे तब कैसे बनते हैं। और फिर लास्ट में आया प्रेसिडेंट या गवर्नर बनने के लिए कितनी एज चाहिए? 35 साल, इतनी एज कम से कम होनी चाहिए। समझ रहे हो बात? 21, 25, 30, 35। एलिजिबिलिटी मतलब क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एक प्रेसिडेंट अगर किसी को बनना है तो उसके पास क्या क्या क्राइटेरिया है उसका। अच्छा, पहले तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अच्छा जी, मतलब भारत का नागरिक। 35 साल उनकी क्या होनी चाहिए? एज होनी चाहिए। समझ रहे हो बात को? इज एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज एन MP ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। देखिए मतलब समझिए इस बात का। तीसरी उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए कि वो, एक तो पहले इसमें लिखा है MP ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। कहाँ का MP? हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपल। राज्यसभा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ द स्टेट। वैसे तो आपको इंग्लिश में भी लोकसभा और राज्यसभा ही लिखा मिलेगा, लेकिन कभी कभी लिखा मिल जाता है हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा लोगों की सभा, हाउस ऑफ पीपल, समझ आ रहा है ना? काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा। समझ रहे हो बात को? अच्छा, वो किस, तो मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए वही अलाउ है जो भारत का सिटीजन हो, 35 साल एज हो, और लोकसभा का MP बनने के लिए भी एलिजिबल हो। मतलब MP हो नहीं, MP उसे होना नहीं है,
मतलब एमपी बनने की जो जो योग्यताएं हैं वो भी उसके पास होनी चाहिए। लोकसभा का एमपी बनने की जितनी इसके पास योग्यता है मतलब होनी चाहिए, तभी वो किसके लिए योग्य है, प्रेसिडेंट के लिए योग्य। समझ रहे हो क्या बात। अब लोकसभा के एमपी की योग्यता क्या है वो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे पार्लियामेंट में। समझ रहे हो बात। अच्छा, इसमें लिखा स्टूडेंट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब क्या है भाई इसका, कि वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना चाहिए। मतलब बड़ा सिंपल सा है कि वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होती क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये होती है कि कोई भी पोजीशन सरकार में मिनिस्टर के अलावा अगर कोई भी पोजीशन उसे मिली हुई है तो वो सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ही माना जाता है। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बहुत सारे लोगों के लिए है, जैसे कोई मंत्री या एमएलए भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना चाहिए। मतलब कोई ऐसी पोजीशन में ना बैठा हो वो जहाँ से उससे डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा है या किसी और तरह की पावर मिल रही है। मतलब जरूरी नहीं कि पैसा ही मिल रहा हो, कोई भी उसने कोई ऐसा पद नहीं हो उसके पास जिससे वो किसी पद पर बैठा ना हो, बेसिकली नॉर्मल पर्सन होना चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए। तो क्या प्रेसिडेंट, क्या हर कोई चुनाव लड़ सकता है क्या आप भी जाके प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए खड़े हो सकते हो क्या। देखिए ऐसा नहीं है, इसके लिए एक रूल है, द नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाई एट लीस्ट 50 लिखा हुआ बेटा, 50 एज प्रपोजर 50 सेकेंडर। इसका मतलब क्या है, प्रपोजर सेकेंडर कहाँ से लेके जाने, जो उसके लिए वोट करते हैं ना एमएलए एमपी, उनमें से जैसे आपको चुनाव लड़ना है तो आपको कम से कम 50 मतलब आपको जब चुनाव का पर्चा भरने ले जाना है तो आपके सपोर्ट में कितने लोग होने चाहिए, 50 तो एमएलए एमपी होने चाहिए और 50 और सेकेंडरी जिनको बोलते हैं, मतलब कुल मिला के 50 + 50 100 एमएलए या एमपी का आपके पास सपोर्ट होना चाहिए, तब तो आप चुनाव में खड़े हो सकते हो। समझ रहे हो बात को। अरे बहुत सारे एमएलए हैं 4100 4200, बहुत सारे एमपी हैं 700 800 जो चुनाव में वोट देंगे, आपको बस 100 ही तो इकट्ठे करने, जब कर लो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ लेना है बेटा। तो समझ रहे हो बात को, प्रेसिडेंट चुनाव के लिए भी पहुंच चाहिए बहुत बड़ी। ऐसे ही नहीं कि कोई भी एरा गरा जाके भारत का प्रेसिडेंट बन जाएगा, अरे बात थोड़ी बेटा। अच्छा ठीक है भाई, बात करें इनको फिर। ठीक है, प्रेसिडेंट कोई बन गया, उसको शपथ कौन दिलाएगा। कोई भी आदमी जब पद ग्रहण करता है उसको एक शपथ लेनी होती है, शपथ उनको दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं चीफ जस्टिस, वही रामनाथ कोविंद जी, जो उनको शपथ किसने दिलाई थी, जस्टिस कहर, उस वक्त में चीफ जस्टिस थे जस्टिस कहर जी, उन्होंने दिलाई थी। ठीक है, पढ़ते, इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग कांट बी अरेस्टेड। इसका मतलब क्या है, अगर कोई आदमी राष्ट्रपति है वो सभी तरह की क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इम्यून है। इम्यून का मतलब उस पर कोई भी तरह का क्रिमिनल मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, किसी तरह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक वो प्रेसिडेंट है बेसिकली। समझ रहे हो, देखो लिखा आपको कई जगह से मिलता है, अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में है अपनी में, प्रेसिडेंट इन ऑफिस, तो उस पर कोई मुकदमा नहीं। और इन ऑफिस का मतलब ऐसा नहीं कि ऑफिस के भीतर बैठा है तभी मुकदमा नहीं चलता। इन ऑफिस का मतलब यही होता है अगर कोई आदमी प्रेसिडेंट है, उसने प्रेसिडेंट की ऑफिस को संभाल रखा है, तो मतलब प्रेसिडेंट है, तो वो सभी तरह की क्रिमिनल प्रोसीडिंग, किसी भी तरह का उसके ऊपर क्रिमिनल मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कैन नॉट बी अरेस्टेड, अरेस्ट नहीं कर सकते। भाई भारत का राष्ट्रपति है, समझ रहे हो, 140 करोड़ लोगों का, उसको अरेस्ट करने की बात करें, उसको सजा नहीं मिल सकती, ना अरेस्ट ना इम्प्रिजेंड भी लिखा हुआ है, देखिए मैंने नीचे, अरेस्ट और इम्प्रिजेंड, ना तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है या ना ही उसको जेल भेजा जा सकता। समझ रहे हो बात। अच्छा, लेकिन हाँ सिविल प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट चलाई जा सकती है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग और सिविल प्रोसीडिंग में अंतर क्या होता है, देखिए कुछ मुकदमे होते हैं कि कोई सजा वाली, कि कोई क्राइम किया हो किसी ने, चोरी डकैती लूट हत्या मारपीट कुछ भी। कुछ सिविल डिस्प्यूट होते हैं दो लोगों के बीच में, जैसे जमीन का कोई विवाद है तो वो सिविल मामला है ना, वो क्राइम थोड़ी है इसमें कोई किसी एक के पक्ष में जाने वाला है। इस तरह की प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है, वो भी कैसे, 2 महीने पहले नोटिस देना होगा तब जाके उसके ऊपर सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। मतलब बहुत पावर है प्रेसिडेंट के पास। अच्छा, थोड़ा इसी बारे में ना हम आगे आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, एक सेकंड। हाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने ऐसी चीज़ें मैंने लिखी हैं, इनसे बार बार से कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं, वो इसीलिए मैंने लिखा। देखिए आप देखिए, मैंने स्पेशल बनाया ये बॉक्स साइड में, इस बॉक्स का मतलब क्या है आपको याद होगा, हमने आर्टिकल 14 जब पढ़ा था, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, हमने बोला था कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, कानून सबके लिए क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन अभी मैंने तुमको पिछले केस में बताया कि नहीं, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल मुकदमा नहीं चला सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता उनको, सिविल प्रोसीडिंग के लिए भी ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे बहुत तरह की उन्हें वो मिली हुई।
तो असली में ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 361 में ये बात लिखी हुई है, ये बहुत जरूरी है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? आर्टिकल 14 का क्या है? ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। एक प्रेसिडेंट ही एकमात्र अपवाद है आर्टिकल 14 का। क्या प्रेसिडेंट ही है? नहीं, प्रेसिडेंट और गवर्नर। भाई प्रेसिडेंट और गवर्नर एक जैसे ही होते हैं, बस प्रेसिडेंट देश के लेवल पे होता है, गवर्नर राज्य के लेवल पे। एक जैसी पावर होती है बहुत ज़्यादा दोनों के पास, ठीक है जी। तो असली में आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन, आर्टिकल 14 में तो बोला सब बराबर है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, इसको आर्टिकल 361 में लिखा हुआ बेटा, इसको याद रखना है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो हैं उनके पास स्पेशल पावर क्या क्या है? कोई क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं होगी उनके ऊपर, अरेस्ट नहीं किया जा सकता, सिविल प्रोसीजिंग हो सकती है। अच्छा, तो एक उनके पास पावर है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्साइजिंग पावर ड्यूटी। उन्होंने अगर कोई भी काम कर दिया है या कुछ भी उन्होंने काम किया है, अपनी एक पावर को एक्साइज किया है, ऐसा नहीं कि कोई उन पर केस कर देगा, उन्हें कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। उन्हें कोर्ट में जवाब देने की कोई भी जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट और गवर्नर को। ये आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है, और ये क्या एक एक्सेप्शन ही तो हुआ इसका, आर्टिकल 14 का। आई थिंक समझ रही हो आप बात। अब आते हैं अपन पुराने वाले टॉपिक पे जहाँ पर पढ़ रहे थे अपन, गाइस देख रहे थे यहाँ तक अपन ने देख लिया। अच्छा, आर्टिकल 361 भी देख लिया। अब बात करेंगे इम्पीचमेंट की। इम्पीचमेंट क्या होता है? देखिए, इम्पीचमेंट का मतलब होता है हटाना। वैसे इम्पीचमेंट को हिंदी में बोलते हैं महाभियोग। ये एकमात्र ये जो टर्म है, ये प्रेसिडेंट को हटाने के लिए एक स्पेशल टर्म बनाई हुई, जिसको बोलते हैं इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग। फॉर्मल रिमूवल है, अगर किसी को फॉर्मली हटाना है किसी राष्ट्रपति को, उसको इम्पीच करना पड़ेगा। कैसे, किस काम के लिए हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट को? उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक शब्द लिखी हुई है, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान की अनुपालना ना करने पर, संविधान को अगर वो वायलेट कर देता है, केवल इसी केस में प्रेसिडेंट को क्या किया जा सकता है? इम्पीच किया जा सकता है। समझ रहे हो क्या बात आप? तो प्रेसिडेंट को किस केस में इम्पीच किया जा सकता है? केवल संविधान की अवमानना करने पर, ठीक है। लेकिन क्या पता है क्या किसी को कि संविधान की अवमानना ना करना क्या होता है? नहीं। ये टर्म तो लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसके बारे में कहीं कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ कि प्रेसिडेंट को किस बात के लिए हटाया जाएगा? क्या भारत में आज तक किसी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हुआ है? पॉसिबल ही नहीं है। मैं बताऊंगा वो क्यों पॉसिबल नहीं है। प्रेसिडेंट को हटाना कोई हलवा नहीं है, बहुत टफ है प्रेसिडेंट को हटाना। देखिए कैसे जैसे भाई प्रेसिडेंट को हटाना चाह रहे हैं, एक सेकंड, जैसे प्रेसिडेंट को हटाना चाह रहे हैं अपन। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? जैसे किसी हाउस से, मतलब या तो लोकसभा से बात आगे उठेगी या राज्यसभा से, या तो बोलेंगे लोकसभा के मेंबर को हटाना है या राज्यसभा, कहीं एक जगह से तो बोलना पड़ेगा। अच्छा, तो होगा क्या? सबसे पहले हटाने के लिए भी मतलब है क्या कि चार्ज जो मतलब हटाने का जो चार्ज है वो कहाँ से स्टार्ट हो सकता है? किसी भी हाउस से। राज्यसभा वाले भी स्टार्ट कर सकते हैं हटाने की प्रोसेस को। हटाने की पूरी प्रोसेस है जिसे इम्पीचमेंट बोलते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 61 में। वो क्या प्रोसेस है उसके बारे में देखिए। पहले तो क्या लिखा हुआ है? द चार्जेज कैन बी प्रिफर्ड बाय ईदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या है? चार्ज जो किसी भी मतलब कोई भी चार्ज लगा सकता है प्रेसिडेंट के ऊपर कि उन्होंने गलत काम किया है। कौन सा हाउस? कोई भी हाउस, दोनों में से। भाई पार्लियामेंट मतलब संसद के दो हाउस होते हैं ना, दो। कौन कौन से हाउस हैं? एक तो राज्यसभा है, एक लोकसभा है। अच्छा, किसी से भी स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन हाउएवर 14 डेज नोटिस बिफोर सच रेजोल्यूशन। अगर हटाना है ना, तो राज्यसभा को हटाना है या लोकसभा, कहीं से भी हटाने का प्रस्ताव देना है, तो 14 दिन पहले एक नोटिस देना पड़ेगा कि भाई अभी जैसे किसी दिन हटाने का प्रोसेस चालू करना है, उससे 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा या पार्लियामेंट में बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा ऐसा कुछ आ रहा है। और नोटिस क्या होता है? ऑल्सो नोटिस मस्ट बी साइंड बाय द 1/4 MP ऑफ द हाउस विच इनिशिएटेड द चार्ज। जिस भी हाउस से ये चार्ज स्टार्ट हुआ है, उस हाउस के 1/4 MP उस पर का साइन होना चाहिए उस नोटिस पर। मतलब प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो नोटिस देना होगा ना, उसी के लिए 1/4 मतलब 1/4 जितने भी MP हैं एक हाउस के, उसके 1/4 MP को उसका साइन होना चाहिए। पहली बात तो ये। अच्छा, मान लिया नोटिस आ गया, उसके बाद फिर बिल एक्सेप्ट होगा। भाई पूरा प्रस्ताव पारित होगा पूरे, मतलब जैसे जैसे संसद के किसी हाउस में लोकसभा से स्टार्ट हुआ है, पहले तो नोटिस दिया 14 दिन का, फिर 14 दिन बाद वो प्रस्ताव डालना शुरू हुआ। प्रस्ताव कितनी मेजोरिटी से पास होना चाहिए, कितने बहुमत से पास होना चाहिए लोकसभा में या राज्यसभा में, कहीं भी 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ दैट हाउस। इसे पूरे हिंदुस्तान में किसी भी बिल को पास करने के लिए इतनी बड़ी मेजोरिटी नहीं चाहिए। ये टफेस्ट मेजोरिटी मानी जाती है प्रेसिडेंट को हटाना। मतलब 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर, मतलब जैसे 543 अगर मेंबर है, उसका 2/3 होता है 364।
लोकसभा में इतने लोगों को पास होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आए ही नहीं, कोई बाहर रह गया, एक भी रह गया ना अगर इधर उधर, तो बस नहीं पास होगा वो बिल। समझ गए? 364 लोगों पे पास करवाना हंसी खेलेगा कोई। अच्छा, फिर मान लिया कि लोकसभा से स्टार्ट किया, वो अब पास करवा 364 लोगों ने उस पर कर दिया प्रस्ताव पारित। अच्छा, देन उसके बाद वो दूसरे हाउस में जाएगा। लोकसभा से स्टार्ट हुआ तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से स्टार्ट हुआ था तो लोकसभा में जाएगा। फिर वहाँ पे 2/3 में मेजोरिटी ऑफ दैट टोटल नंबर ऑफ मेंबर, वहाँ पे दोबारा वही चाहिए। फिर क्या होगा, जैसे ही दूसरे हाउस में भी पास हो जाएगा वो प्रस्ताव, उसी वक्त से प्रेसिडेंट को हटा हुआ माना जाएगा। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक इम्पीचमेंट अगर प्रेसिडेंट का हो रहा है तो उसे कब से हटा हुआ माना जाएगा। तो जैसे ही दूसरे हाउस से वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा, वैसे ही उसको वहीं उसी वक्त से, जैसे ही वो प्रस्ताव पारित हुआ 2/3 मेजोरिटी से दूसरे हाउस में भी, उसी वक्त से उसे हटा हुआ माना जाएगा। ऐसा नहीं कि जैसे आपको पता हो किसी भी बिल को पास करते हैं उसके प्रोसेस होते हैं, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, फिर तीसरा उस किसके साइन होते हैं लास्ट में, प्रेसिडेंट के। लेकिन प्रेसिडेंट को हटाने के केस में ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट को हटाने का अगर बिल है ना, तो बस 2 हाउस से पास ही करना है। ऐसा थोड़ी खुद को हटाने के बिल पे खुद से ही साइन करवाएंगे कि अभी प्रेसिडेंट का साइन बाकी रह गया है। समझ रहे हो क्या बात? तो जिस समय दूसरे हाउस से पास हो जाएगा उसी वक्त से प्रेसिडेंट को हटा हुआ माना जाएगा। इसमें ऐसे लिखा हुआ है, देन प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव फ्रॉम द डेट ऑफ द रेजोल्यूशन इज सो पास। जिस डेट को रेजोल्यूशन पास हो गया उसी डेट को प्रेसिडेंट को हटा हुआ माना जाएगा। समझे क्या आप बात को? अच्छा, अब बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि मैंने आपसे बोला था कि प्रेसिडेंट को वोट देने के अधिकार किस किसको है? वोट देने का अधिकार होता है इलेक्टेड एमपी का, मतलब चुने हुए एमपी, सांसद, लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों के, बस चुने हुए। अब आपको पता है कि राज्यसभा में 12 लोग को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, मैंने आपको पहले बताया था। तो वो लोग वोट तो नहीं कर सकते चुनाव में, लेकिन हटाने वाले प्रोसेस में वो भी पार्ट लेंगे कि नॉमिनेटेड मेंबर टेक पार्ट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस। को भी याद रखो कि वो लोग जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो वोट देने में तो पार्ट नहीं करते, लेकिन हटाने के प्रोसेस में पार्ट लेंगे। और आपको पता होगा कि एमएलए, जो स्टेट के एमएलए होते हैं, वो वोट तो डालते हैं, लेकिन जब प्रेसिडेंट को हटाने की बात आई तो मैंने केवल लोकसभा और राज्यसभा का नाम लिया, कोई किसी विधानसभा का नाम लिया क्या? नहीं। इसका मतलब एमएलए पार्ट नहीं लेते, एमएलए बस वोट डालते हैं और पार्ट नहीं ले सकते प्रेसिडेंट को हटाने की प्रोसेस में। ठीक है जी। अच्छा अभी जैसे बात करें अपन वैकेंसी का मतलब होता है अगर रिक्त हो जाए, मतलब अच्छा आपको अभी मैंने बताया था जस्ट, प्रेसिडेंट का आर्टिकल आपको बताया 52। ठीक है जी। तो इम्पीचमेंट का भी आपको आर्टिकल पता होना चाहिए क्या है, मतलब हटाने का आर्टिकल क्या है, 61। दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 52, 61। अच्छा, ये सब उन्हें इम्पीचमेंट देखिए वैकेंसी की बात कर रहे थे। अगर प्रेसिडेंट को कुछ हो जाता है, उनका पद रिक्त हो जाता है, प्रेसिडेंट जी का देहांत हो जाता है या कुछ भी हो जाता है उनको, उस केस में क्या होगा? जैसे अब वो नहीं रहे बीच में ही, लेकिन नए प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन हुआ नहीं है। और हाँ, इलेक्शन के लिए बता दूं आपको मैं, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हर 5 साल में होता है, तो ऐसा नहीं कि 5 साल बाद इलेक्शन करवाएगा इलेक्शन को, नहीं। जैसे स्टेट के चुनाव में होता है कि 5 साल होने से पहले ही, जो लास्ट के 6 महीने होते हैं या उससे ही पहले ही चुनाव करवा लिया जाता है। तो जैसे ही 5 साल होंगे, तो ऐसा नहीं कि चुनाव में टाइम लगेगा नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने में, नहीं, तो पहले से ही तैयार होता है कि इसके बाद ये फाइनल हो जाता है कि कौन बनने वाला है नेक्स्ट प्रेसिडेंट, पहले ही इलेक्शन कमीशन चुनाव करवा लेता है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे अगर नहीं रहे तो उनकी क्या जगह कौन बनेगा? उनकी जगह उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दी जाएगा। अच्छा, अगर मान लिया कि उनका भी, वो भी बूढ़े हो गए किसी कारणवश, उनका भी देहांत हो गया, तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब होंगे मुख्य न्यायाधीश जो होंगे, उनको बना दिया जाएगा। मान लिया वो भी नहीं है, तो यहाँ तो खत्म। लास्ट में कोई सीनियर मोस्ट जज तो होगा ना सुप्रीम कोर्ट का, सबसे सीनियर, हर सीनियर तो रहेगा ही नहीं, सबसे बड़ा कोई भी एज में, उसको बना दिया जाएगा। इससे ज़्यादा आगे तो जा ही नहीं सकता, आपको पता है। अच्छा, लेकिन जब भी ऐसा कुछ हुआ है कि प्रेसिडेंट नहीं रहे, उनकी वजह किसी और को बनाना पड़ा है, उसके 6 महीने के भीतर ही इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। इस नया प्रेसिडेंट बनाओ जल्दी से, 6 महीने का टाइम होता है। जैसे मान लिया प्रेसिडेंट जी को कुछ हो गया और वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो जितनी जल्दी वो इलेक्शन करवा लेंगे, तो मान लिया कि 3 महीने में उन्होंने इलेक्शन करवा लिया, तो बस वो 3 महीने के लिए वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। उसके बाद जैसे इलेक्शन हो गया, नए प्रेसिडेंट को शपथ दिला दी जाएगी। शपथ कौन दिलाता है उनको? ओथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी बताया था। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ये पता है आप, ये छोटा छोटा क्यों लिखा हुआ है बहुत ही, क्योंकि आज ही मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं लेक्चर बनाने से पहले, दोबारा मैंने कहीं 1-2 बुक में से ऐड की हैं कई सारी चीज़ें। एक्टेड प्रेसिडेंट इज एज गुड एज प्रेसिडेंट, इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि
जैसे वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनाया है किसी वजह से, क्योंकि प्रेसिडेंट जी का देहांत हो गया है, ऐसा समझते हैं वाइस प्रेसिडेंट बने। तो ऐसा नहीं कि इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट बने हुए उनकी पावर कोई कम है प्रेसिडेंट के मुकाबले। अगर कोई भी आदमी जो प्रेसिडेंट बना हुआ है किसी भी कारण से, उसकी पावर उतनी ही है एज गुड एज प्रेसिडेंट। जो भी प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा है वो प्रेसिडेंट के बराबर ही है। अच्छा, एकमात्र ऐसे आदमी हैं सैयद मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो 2 बार प्रेसिडेंट बने थे ऐसे ही, मतलब चुनाव जीत गए नहीं, इसी वजह से। एक बार ऐसे हो गया था कि जब वो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों को कुछ हो गया था और उनको बनाना पड़ा था। एक बार वो वाइस प्रेसिडेंट थे, तब प्रेसिडेंट को कुछ हो गया था, तब उनको बनाना पड़ा था। एक तो एज काफ़ी होती है प्रेसिडेंट साहब की, हमेशा जो भी प्रेसिडेंट बनते हैं, तो ऐसा कभी कभार हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं प्रेसिडेंट के पास पावर क्या है। भाई इंडिया का राष्ट्रपति है, कोई ऐसे ही है क्या? लेक्चर काफ़ी लेंथ हो गई है, वैसे अब मेरे ख्याल से 20 मिनट हो रहे हैं मुश्किल से, उतने में हो जाएगा ये ख़त्म। अच्छा तो बात करें पावर की, तो पावर में सबसे पहले जो आता है वो आता है एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारी शक्तियाँ। क्या क्या हैं कि सारे भी एग्जीक्यूटिव एक्शन जो हैं टेकन ऑन हिज नेम, उसी के नाम पे सारे फैसले लिए जाते हैं। कैसे? फॉर्मल, कॉन्स्टिट्यूशनल या हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इसी को बोलते हैं। मैंने बताया हुआ आपको क्या काम करता है। जब देखिए एग्जीक्यूटिव पावर में वो सारी पावर आती हैं जो उसकी अपॉइंट करने की पावर होती हैं बेसिकली। जैसे आप कोई बोले कि प्रेसिडेंट ने पीएम को अपॉइंट किया या इसको अपॉइंट किया, किसी को भी अपॉइंट करने की जो पावर है उन सबको कौन सी पावर बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, जैसे किसको अपॉइंट करता है वो? पीएम को। वैसे मोदी जी को अपॉइंट तो प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे ना चुनाव जीतने के बाद। अच्छा, पार्टी जिसका बोलेगी उसे अपॉइंट कर देंगे। पार्टी ने बोला बीजेपी ने मोदी जी को प्रेसिडेंट बनाना है, उन्होंने मोदी जी को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। फिर अदर मिनिस्टर ऑन द पीएम्स एडवाइस। देखिए मतलब क्या है इसका कि मोदी जी को जैसे ही बनाया प्रेसिडेंट, मतलब पीएम बना दिया उन्होंने, या मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद फिर बाकी के जो मिनिस्टर हैं, बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं ना अपनी सरकार में, बाकी मंत्रियों को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन किसके कहने पे? प्राइम मिनिस्टर। एक बार मोदी जी बन गए, फिर मोदी जी उनको एक चिट्ठी देंगे जिसमें उसके नाम लिखे रहेंगे सारे लोगों के कि इन इन लोगों को मंत्री बनाना है। तो खुद की मर्जी से किसी को मंत्री नहीं बना सकते, खुद की मर्जी से ना किसी को प्रधानमंत्री बना सकते। पार्टी जिसका बोलती है उसे प्रधानमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री जिसका बोल देते हैं उनको क्या बनाते हैं? मंत्री। इसमें लिखा हुआ है अदर मिनिस्टर ऑन पीएम्स एडवाइस। देखिए एक अलग से स्पेशल आर्टिकल होता है, इसे बोलते हैं आर्टिकल 75। इसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन याद रखिए पीएम्स एडवाइस का मतलब, आर्टिकल 75 का मतलब ही है कि प्रेसिडेंट जो, राष्ट्रपति जो है, वो किसकी एडवाइस पर काम करेगा? हमेशा पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर ही काम करेगा। इसलिए तो प्रेसिडेंट सारी बात पीएम की माननी होती है, क्योंकि संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। समझ रहे हो क्या बात? अच्छा और हाँ, इनको अपॉइंट करने के बाद और किस किसको अपॉइंट करते हैं? अपॉइंट्स द एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अभी बताया था। 5 यूनियन जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनमें 5वां यही तो है। कैग, कैग का ऑफिस होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन के भी चेयरमैन और मेंबर्स को, और गवर्नर ऑफ द स्टेट, जितने भी स्टेट, सारे स्टेट हैं और यूटी हैं, उनके गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को। समझ रहे हो क्या बात? अच्छा, इंटर स्टेट काउंसिल को अपॉइंट करते हैं। इसका मतलब क्या है? इंटर स्टेट का मतलब ये है अंतर्राज्यीय काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल का क्या काम होता है? इंटर स्टेट काउंसिल का काम यही है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है 2 स्टेट के बीच में, तो वो किसके पास जाएंगे? वो भाई बड़े लोगों से तो पूछेंगे, उसके लिए इंटर स्टेट काउंसिल बनाई हुई है। अगर स्टेट के और सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो भी यही काउंसिल देखती है। अच्छा, इंटर स्टेट काउंसिल को अपॉइंट करने का आर्टिकल है आर्टिकल 263। अच्छा, बात करें जैसे ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल एरिया या शेड्यूल ट्राइब, वो किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया या शेड्यूल ट्राइब भी बोल सकते हैं। समझ रहे हो क्या बात? कोई भी एरिया, जैसे उन्होंने अभी जैसे मीणाओं को एसटी में डाला हुआ है ना, तो प्रेसिडेंट चाहे तो उनको हटा सकते हैं शेड्यूल। जितने भी शेड्यूल का मतलब क्या होता है? एक शेड्यूल मतलब पूरी लिस्ट, उस लिस्ट में से अगर मीणा को हटा दिया जाएगा तो एसटी से बाहर हो जाएंगे। इस तरह से कोई, या किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया में डाल सकते हैं। अच्छा, देखिए मैं आपको हर चीज़ को प्रैक्टिकली इसलिए बता रहा हूँ कि आपको हर चीज़ का मतलब पता हो, बस किताबी नॉलेज ना हो आपको। ठीक है, ये तो उनकी एग्जीक्यूटिव पावर। अभी बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर की। लेजिस्लेटिव पावर को क्या क्या होती हैं? देखो लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है? विधायिका या लेजिस्लेटिव बॉडी क्या काम करती है? कानून बनाती है। तो जो भी पार्लियामेंट से रिलेटेड उनके काम है वो सब लेजिस्लेटिव पावर है। जैसे
समन एंड प्रोरोगुइज द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। इसका मतलब क्या है? संसद का ये सत्र बुलाना या सत्र को स्थगित करना, बुलाना समन, प्रोरोगुइज मतलब स्थगित करना, और डिसॉल्व मतलब लोकसभा का विघटन करना। ये तीनों काम कर सकते हैं। समन द जॉइंट सिटिंग टू आउट, मतलब इसका मतलब क्या है? जॉइंट सिटिंग कब होती है? जैसे एक बिल यहाँ से पास हो गया, पर एक कोई बिल निकाला, भाई पहले तुमको पता होना चाहिए बिल कैसे पास होता है। बिल किसी पहले एक हाउस से निकलता है, वहाँ पूरे बहुमत से पास होता है, फिर दूसरे हाउस में जाता है, वहाँ से पास होता है, फिर तीसरा उसमें प्रेसिडेंट जी उस पर अपना साइन करके तब जाके, मतलब 3 स्टेज होते हैं एक बिल के। पहला हाउस, दूसरा हाउस, और तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? प्रेसिडेंट साहब। ठीक है। तो जॉइंट सिटिंग का मतलब क्या है? जॉइंट सिटिंग होती है, जॉइंट सिटिंग जैसे एक हाउस से बिल पास हो गया, दूसरे हाउस से नहीं हो रहा, राज्यसभा वाले नहीं कर रहे उसे पास, उस केस में एक टाइम होता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तब क्या होती है? जॉइंट सिटिंग, दोनों हाउसों को एक साथ बैठाया जाता है, प्रेसिडेंट जी बैठाते हैं। तो इसलिए लिखा हुआ है कि समन ऑफ द जॉइंट सिटिंग, मतलब दोनों हाउसों को एक साथ बैठाने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का। नॉमिनेट 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो 12 लोगों को नॉमिनेट करने की बात मैं कर रहा था ना तब से, वो उनकी लेजिस्लेटिव पावर के अंदर ही आता है। इसमें लिखा हुआ है 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेशन टू लोकसभा कैंसल्ड बाई 104 सीए। इसका मतलब क्या है? पहले लोकसभा में भी 2 लोग को नॉमिनेट किया जाता था। किस कम्युनिटी से आते थे वो? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए 2 सीट रिजर्व थी। रिजर्व नहीं, मतलब उनको नॉमिनेट किया ही जाता था हमेशा। लेकिन 104 कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट था 104, जो अभी रिसेंटली हुआ था 2019 में, तब से ये वाला प्रोविजन कैंसिल कर दिया गया है। पहले 545 मेंबर होते थे लोकसभा में, अब ये 2 वाले जो हट गए, एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट नहीं किया था, अब केवल इलेक्टेड मेंबर रह गए 543। सारे के सारे चुन के ही आते हैं, किसी को नॉमिनेट नहीं करते। लोकसभा की कह रहा हूँ। राज्यसभा में 233 तो वैसे ही चुन के आए हुए, प्लस 12 को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट साहब, 245 हो गए। समझ लो, इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से, इतना कन्फ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, ही कैन विद होल्ड हिज एसेंट टू द बिल्स, रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेचर, अप्लाई पॉकेट विटो टू द बिल। देखिए, बिल मैंने आपको बोला कि दोनों हाउस से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है, उसको बिल का भी 3 तरह से कुछ कर सकते हैं। या तो एसेंट उस पर अपनी मर्जी यस हाँ कर सकते हैं कि हाँ ठीक है भाई कर दिया पास, या बिल को लौटा सकते हैं, या उस पर पॉकेट विटो लगा सकते हैं। इसके बारे में भी आपको मैं आगे बताऊंगा क्या होता है ये सब। कैन प्रोमulgate ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, इसे आर्टिकल 123 पूरा याद रख लो। कैसे? इसका मतलब बताता हूँ मैं। जैसे संसद का सत्र भी नहीं हो रहा है, लेकिन किस देश में किसी कानून की विशेष जरूरत है, तो मोदी जी बोले हैं कि यार कोविंद साहब एक कानून बनाना है, उसे बोलते हैं प्रोमulgate ऑर्डिनेंस, मतलब कच्चा कानून। अध्यादेश हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब ये आधे साल के लिए वैलिड है, 6 महीने के लिए वो कानून चल सकता है, क्योंकि उसे पास करने की जरूरत नहीं है संसद के दोनों सदनों में से। उसे डायरेक्ट पीएम साहब बोलेंगे कि भाई साहब ऐसा कानून बना दो झट से, और उसे प्रेसिडेंट पास कर देंगे, वो झट से पास हो जाएगा। बाद में उसको अप्रूव किया जाएगा जब सत्र में बैठेगा। अच्छा, तो एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि जो प्रोमulgate ऑर्डिनेंस है, कई क्वेश्चन आ चुके हैं, उसका आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल 123। अच्छा, तो ये प्रेसिडेंट तो पूरे देश में करते हैं ये काम। अच्छा, गवर्नर भी प्रोमulgate ऑर्डिनेंस पास कर सकता है स्टेट लेवल पे, राज्य के लिए कोई कानून। उसका आर्टिकल है 231। देखिए क्या ट्रिक है, 123 इनका, 231 उनका। बताइए कितना सिंपल है। अच्छा, लेकिन हाँ, अब यूपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका आर्टिकल पूछ रखा है, आर्टिकल याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 123 सबको पता होता है। अच्छा, यूपीएससी में एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा था, जो प्रोमulgate ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जो होता है, उसकी मैक्सिमम कितने दिन तक वैलिड रह सकता है वो। तो देखिए, कानून तो ये है कि अध्यादेश को जल्दी से जारी रखो, मतलब अध्यादेश अगर डाला गया है, वो कब कब अध्यादेश को लाया जाता है? केवल तब जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, मतलब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, उस वक्त कोई संसद की मीटिंग नहीं हो रही है, कानून लेकिन पास करना बहुत ज़रूरी है तब। लेकिन एक वो और होता है, जैसे ही संसद की कोई मीटिंग होगी, पहले उस कानून को क्या है 6 वीक के अंदर क्या किया जाएगा? पास किया जाएगा। जैसे कानून बन गया, फिर उसके बाद 1 महीने बाद होगी संसद की मीटिंग, तो जैसे ही संसद की कोई मीटिंग हुई है, उसके 6 महीने नहीं, सॉरी 6 वीक का टाइम मिलता है। 6 सप्ताह के अंदर मीटिंग होने के उस कानून को पास करो, नहीं तो वो कानून अपने आप ही कैंसिल देश में से हो जाएगा। तो एक बार ऐसे यूपीएससी पूछा था कि कितने वक्त के लिए मैक्सिमम चल सकता है एक कानून। तो देखिए, संसद के 2 सत्र जो होते हैं, उनके बीच का टाइम मैक्सिमम हो सकता है 6 महीने। मतलब संसद की अगर एक मीटिंग अभी हुई है, तो 6 महीने के अंदर दूसरी होनी जरूरी है। तो हम तो मैक्सिमम समझ के चल रहे हैं कि माना संसद की मीटिंग हुई
आज ख़त्म हो गई, अब संसद की मीटिंग नहीं है, मोदी जी ने कोई कानून कर दिया पास, तो 6 और लगातार उसको चला रहे हैं, तो 6 महीने के अंदर तो करवानी पड़ेगी अगली मीटिंग संसद की। जैसे संसद की मीटिंग होगी तो अब कितने वक्त का टाइम बचा है? केवल 6 वीक का। तो मैक्सिमम 6 मंथ और 6 वीक की इसकी टाइम हो सकता है, मतलब इतने टाइम तक ही चल सकता है। यही संसद में से पास हो जाएगा तो ये कानून पक्का कानून बन जाएगा, और नहीं होगा पास तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बात? अच्छा, वो किस किस की रिपोर्ट प्रेजेंट करता है? मतलब समझो, रिपोर्ट प्रेजेंट करने का मतलब फाइनेंस कमीशन हुआ, यूपीएससी हुआ या कैग हुआ, ये तीनों इसको अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं। फिर प्रेसिडेंट जैसे कोई भी रिपोर्ट दी इन्होंने, फाइनेंस कमीशन ने, कैग ने, कैग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। समझ रहे हो क्या बात? अच्छा, इनकी रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने पेश कौन करता है? इनकी रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने पेश करते हैं प्रेसिडेंट साहब। समझ में आई क्या बात? अच्छा, इनको याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका क्या है? हमने अभी एग्जीक्यूटिव पावर में क्या देखा था कि भाई फाइनेंस कमीशन को, कैग को और यूपीएससी को के मेंबर को और इनके चेयरमैन को अपॉइंट कौन कर रहा था? अपॉइंट भी तो प्रेसिडेंट साहब कर रहे थे, तो उनकी रिपोर्ट को भी प्रेसिडेंट साहब ही पार्लियामेंट के सामने पेश करते हैं। अच्छा, नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट हिज रिकमेंडेशन। अगर किसी को कोई ग्रांट देना है, ग्रांट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसे पैसे देना कि जिनको वापस नहीं लेना है। जैसे सेंटर किसी स्टेट के लिए स्पेशल ग्रांट दे कि यूपी के लिए भाई 500 करोड़ दिए जा रहे हैं, तो ऐसे अगर कोई भी पैसा, या सेंटर जो है किसी देश के लिए ग्रांट दे, कोई गरीब देश है उसकी हेल्प करने के लिए, तो ऐसी अगर कोई भी ग्रांट है, प्रेसिडेंट के बिना रिकमेंडेशन के ऐसा पॉसिबल नहीं है, सरकार नहीं कर सकती, पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होना बहुत जरूरी है। अच्छा, फाइनेंशियल पावर क्या क्या है उनके पास? एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर देख चुके हैं। फाइनेंशियल पावर क्या क्या है उनके पास? वित्तीय शक्तियाँ, कि देखिए बिल, जो बिल का मतलब क्या होता है? कोई भी कानून पास करना होता है उससे पहले बिल बोलते हैं, कानून तो बाद में बनता है जब वो पास हो जाता है। तो बिल क्या है? बिल भी कई तरीके होते हैं जिनको अपन बाद में जाके पढ़ने वाले हैं। 107, 108 आर्टिकल है ये बिल के, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे आर्टिकल अपन पढ़ देंगे आगे जाके। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मनी बिल होता है, तो मनी बिल को अगर लाना है संसद में तो किसकी रिकमेंडेशन चाहिए? प्रायर रिकमेंडेशन होती है किसकी? प्रेसिडेंट की। टू इंट्रोड्यूस द मनी बिल हिज प्रायर रिकमेंडेशन इज मस्ट। कंटिजेंसी फंड उसी के कंट्रोल के अंदर। कंटिजेंसी फंड का मतलब होता है एक प्रेसिडेंट के अंडर एक स्पेशल फंड होता है 500 करोड़ का। इसकी वैल्यू कितनी है? अभी तो 500 करोड़ है अभी के वक्त में। कंटिजेंसी जो फंड होता है प्रेसिडेंट के अंदर भी होता है, और स्टेट के लेवल पे गवर्नर के पास भी कंटिजेंसी फंड होता है। इसका मतलब क्या है? कोई भी आपदा है, कुछ भी आएगा, प्रेसिडेंट उसे अपने हिसाब से खर्च करवा सकते हैं। जैसे कि तमिलनाडु में यहाँ कर दो, वहाँ कर दो, अपने हिसाब से क्या, वही प्रेसिडेंट पीएम की एडवाइस पे। आर्टिकल 75 ने कहना था कि सारे काम किसकी एडवाइस पे करेंगे? पीएम की एडवाइस पे ही करने हैं सारे काम। अच्छा, ही कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन एवरी ईयर। हर साल फाइनेंस कमीशन को बनाते हैं वो। फाइनेंस कमीशन के मेंबर को नियुक्त करते हैं, चेयरमैन को बनाते हैं, जो मैंने आपको बता रखा है। तो फाइनेंस कमीशन को बनाना तो किस पावर के अंदर आता है? फाइनेंशियल पावर के अंदर। लेकिन उसके मेंबर को अपॉइंट करना किस पावर के अंदर आया था? अभी मैंने समझाया था एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर। ये अब वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अलग क्यों बताया जा रहा है आपको। इस तरह से क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी फाइनेंशियल पावर नहीं है, तो उनके अपॉइंटमेंट की सारी पावर जो है वो तो एग्जीक्यूटिव पावर है। संसद से संबंधित कोई भी पावर है वो लेजिस्लेटिव पावर है। फाइनेंशियल पावर ये है मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए रिकमेंडेशन होना, कंटिजेंसी फंड 500 करोड़ का जो उसके कंट्रोल होना, और फाइनेंस कमीशन को बनाना। फाइनेंस कमीशन का क्या काम है? टैक्स को बांटना। जितना भी टैक्स इकट्ठा हुआ उसे किस तरह से बांटा जाएगा। भाई पूरे देश का टैक्स इकट्ठा हुआ है, तो उनको टैक्स, भाई सरकारें टैक्स के पैसे से चलती हैं, सारी स्टेट को भी बांटना पड़ेगा। तो किस तरह से बढ़ेगा? राजस्थान को कितना मिलेगा, यूपी को कितना मिलेगा, सेंटर के पास कितना बचेगा, ये सब काम किसका है? फाइनेंस कमीशन करता है। अच्छा, अब देख रहे हो ना, मैं हर चीज़ आपके लिए इतना क्लियर करना चाह रहा हूँ कि कोई भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ना रहे, बस किसी भी चीज़ को लेकर। अच्छा, बात करते हैं जुडिशियल पावर। कुछ जुडिशियल पावर ही है उनके पास, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। कुल मिला कोर्ट से रिलेटेड जो पावर है वो जुडिशियल पावर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट के बाकी के जज को, और हाई कोर्ट के भी जज। लोग सोचते हैं कि हाई कोर्ट के जज को गवर्नर अपॉइंट करते हैं, हाई कोर्ट स्टेट का होता है ना, नहीं। ये याद रखो कि हाई कोर्ट के जज को भी कौन? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। लेकिन उनको शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट वालों को उनको शपथ दिलाने का गवर्नर करते हैं, लेकिन अपॉइंट कौन करता है उनको? प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक है। अच्छा, सीक्स एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर भाई प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस चाहिए, किससे? सुप्रीम कोर्ट से, तो ले सकते हैं आराम से। ये किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 143 के अंदर। आर्टिकल 143 ये हमने कहाँ से लिया है? ये कनाडा से लिया है हमने। इसको हम आगे जुडिशरी में भी बताऊंगा,
तो आपको आर्टिकल 143 कनाडा से लिया गया है कि प्रेसिडेंट कोई भी एडवाइस ले सकता है, या सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस दे भी सकता है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट का, आगे इसके बारे में बात हो जाएगी। अच्छा, तो हमने कह दिया कि वो अगर इनको कोई भी चीज़ पूछनी है, क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोई भी कानून से रिलेटेड उनका मामला है, तो वो प्रेसिडेंट सीधे किससे सलाह लेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जजों से सलाह ले सकते हैं। वैसा ऐसा ऐसा सलाह सही है क्या, ये कानून ऐसा हो सकता है क्या? तो उनको सलाह कौन देगा? वो देगा सुप्रीम कोर्ट, ये उनकी पावर है। अच्छा, कैन ग्रांट पार्डन, ये आर्टिकल 72 बहुत इंपॉर्टेंट, कि वो क्या कर सकते हैं? पार्डन ग्रांट कर सकते हैं। पार्डन का मतलब क्या है? मतलब क्षमा कर सकते हैं, किसी को माफ़ी दे सकते हैं, किसी को अगर सजा मिली हुई है। अब पार्डनिंग पावर को थोड़ा डिटेल में देखो, आर्टिकल 72 के अंदर लिखा क्या हुआ है। उनके पास 5 तरह की पार्डनिंग पावर है आर्टिकल 72 के अंदर। पहली तो पार्डन, जिसका नाम ही पार्डन है। पार्डन का मतलब क्या होता है? किसी को कोई भी सजा मिली हो, किसी भी तरह की सजा, कंप्लीट माफ कर देना, उसे क्या बोलते हैं? पार्डन। जैसे किसी को किसी ने कुछ फांसी वांसी कुछ भी मिला हो, उसको कंप्लीट माफ करने का मतलब है कि जैसे प्रेसिडेंट ने माफ किया, वो नॉर्मल सिटीजन बन गया, बिल्कुल नॉर्मल, बाइज्जत बरी जो बोलते हैं ना, बाइज्जत बरी हो गया वो। पहली तो बोलेगा पार्डन। अच्छा, दूसरी पावर है इसको, इसका नाम है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन को क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ पनिशमेंट कैन बी चेंज, मतलब रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ है, मतलब किसी की सजा को उनका नेचर चेंज किया जाता है, मतलब उसकी प्रकृति, कोई कठोर सजा है उसको थोड़ा कम कठोर करना, ये किसके अंदर आता है? कम्यूटेशन के अंदर। रेमिशन क्या होता है भाई साहब, इसको देखो, रिड्यूस द टर्म। उसमें तो हमने क्या किया था? नेचर मतलब सजा को कठोर से कम कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे सजा तो वैसे की वैसे ही, कठोर है तो कठोर ही है, सरल है तो सरल ही है, लेकिन उसकी टर्म मतलब समय को कम कर दिया, 10 साल की सजा उसको 5 कर दिया। ये काम भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट अपने हिसाब से, कुछ भी कर सकते हैं इनमें से। रेस्पाइट, रेस्पाइट का मतलब क्या है? लेसर पनिशमेंट देन ओरिजिनल एट स्पेशल कंडीशन ऑफ कन्विक्ट। जैसे कोई अगर गर्भवती महिला या कोई दिव्यांग है, ऐसे आदमी को सजा मिली है, उसकी स्पेशल कंडीशन को देखते हुए उसकी सजा को कम कर देना, सजा को कम करना। अच्छा, वो चाहे टर्म को कम करना हो चाहे कुछ भी कम करना हो, लेकिन स्पेशल कंडीशन के चक्कर में अगर की गई तो उसको क्या बोलेंगे? रेस्पाइट। अच्छा, रेप्रीव, रेप्रीव का मतलब क्या है? स्टेज द एग्जीक्यूशन ऑफ अवॉर्डेड सेंटेंस फॉर टेम्परेरी पीरियड, चाहे सजा मिली हो या कुछ भी मिला हो, उसे कुछ समय के लिए रोक देना। जैसे किसी को फांसी मिली है, फांसी को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, किसी को 10 साल की सजा तो अभी 10 साल की सजा को कुछ समय के लिए भी रोक सकते हैं कि बाद में दे देना, ऐसे टेम्परेरी पीरियड के लिए रोकना, उसको क्या बोलते हैं? रेप्रीव। समझ रहे हो क्या आप बात? अच्छा, अभी में से मैंने आपको शुरू में कब ये हम लेजिस्लेटिव पावर के बारे में बात कर रहे थे, उसमें एक लिखा हुआ था, ही कैन विद होल्ड हिज एसेंट टू द, वो बिल के लिए अपनी मंजूरी दे सकता है, बिल को वापस कर सकता है, पॉकेट वेटो लगा सकता है। इन सब का मतलब समझिए, मैं स्पेशल आपके लिए आज ही लिखा था ये लेक्चर बनाने से पहले, इसे छोटा छोटा सा जगह नहीं थी ना। अच्छा, ये इन पावर्स को बोलते हैं वीटो पावर। कौन सी पावर? वीटो पावर। किस आर्टिकल के अंदर आती है? आर्टिकल 111, देखो उसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल 111 के अंदर आती है वीटो पावर। देखिए है क्या इसका मतलब? 3 तरह के वीटो हैं अपने प्रेसिडेंट के पास। पहला वीटो का नाम है एब्सोल्यूट वीटो, इसका मतलब है कंप्लीट मना कर देना किसी बिल के लिए, नहीं करूँगा सही। कैसा प्रेसिडेंट कर सकता है? देखिए वैसे जनरली कर तो नहीं सकते प्रेसिडेंट साहब, लेकिन 2 केस में ऐसा कर सकते हैं। किन केस में? आप सुनना। पहला केस तो ऐसा, अगर बिल किसी प्राइवेट मेंबर ने लाया है। देखिए बिल भी 2 तरह के होते हैं, नॉर्मल बिल और प्राइवेट मेंबर बिल। नॉर्मल बिल के बहुत सारे टाइप होते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब, देखिए नॉर्मल बिल तो कोई मंत्री लाता है, कोई भी मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है, कोई भी एमपी, मतलब एमपी ही तो मिनिस्टर बनते हैं, ऐसा कोई भी आदमी जो कोई मिनिस्टर है, वो अगर कोई बिल लाएगा तो वो नॉर्मल बिल है। और ऐसा कोई भी एमपी, प्राइवेट मेंबर का मतलब क्या लिखा हुआ है? एनी एमपी अदर देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कोई भी एमपी जो मंत्री नहीं है, चाहे सरकार का हो चाहे दूसरी अपोजिशन का हो, लोकसभा में हो और मंत्री ना हो, उसे क्या बोलेंगे? प्राइवेट मेंबर। अगर वो कोई बिल लाएगा तो प्राइवेट मेंबर बिल लाना जाएगा वो, उसे पास करना प्रेसिडेंट के पास जरूरी नहीं है, उसका वो मना भी कर सकते हैं उसको, ये है बात। लेकिन कोई मंत्री लेके आया उसे तो पास उनको करना ही पड़ता है। कुल मिला के जो बिल पास होते हैं तभी तो प्रेसिडेंट कभी मना नहीं कर सकते असली बिल के लिए, लेकिन ये ऐसा है कोई प्राइवेट मेंबर बिल के लिए मना कर, समझ रहे हो तुम बात? मतलब पावर भी बिल्कुल कोई ज़्यादा ऐसी पावर नहीं है। प्राइवेट मेंबर बिल पास ही कहाँ होते हैं? तुम खुद ही सोचो, राहुल गांधी जी का भले ही 50 एमपी उनके जीते थे लोकसभा में बैठे हुए, अगर वो कोई बिल लेके भी आते हैं, सोचो वो उसको पास हो जाने देगी बीजेपी? उनके पास इतने एमपी है ही नहीं, उनके अपोजिट ही वोट करेंगे, उनका बिल कभी पास ही नहीं हो सकता पहली बार। लेकिन फिर भी हो जाए तो उसको प्रेसिडेंट भी के पास भी अपनी मर्जी रहती है उसको पास करने की या ना करने की, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा कौन सा केस है एब्सोल्यूट वीटो का? इफ कैबिनेट रिजाइंस बिफोर एसेंट देन न्यू कैबिनेट कैन स्टॉप। इसका मतलब क्या है भाई साहब? जैसे मोदी ने कोई बिल पास किया, दोनों हाउस से पास होकर प्रेसिडेंट के पास गया,
अब प्रेसिडेंट ने अभी उसको पास किया नहीं, उससे पहले सरकार गिर गई किसी कारण से, तो जैसी नई सरकार बनेगी ना, वो उनको मना कर सकती है, मत करो इस पुराने वाले बिल को पास। वो पुरानी सरकार का बिल था, इसको मत करो पास। ये भी किसके अंदर आ गया? एब्सोल्यूट वीटो। मतलब प्रेसिडेंट अगर किसी बिल को डायरेक्ट कैंसिल करते हैं उसको एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं। और ये केवल 2 ही कंडीशन में हो सकता है जो मैंने आपको बता दी, या तो प्राइवेट मेंबर बिल है, या सरकार गिर गई है और कोई नई सरकार आ गई, वो कैंसिल करवा सकती है। देखो तुम देख रहे हो ना, यहाँ पे जो भी सरकार होती है उसकी बात मानते हैं प्रेसिडेंट साहब। असली उनकी खुद की कोई ज़्यादा मर्जी है नहीं, उनकी खुद की मर्जी 1-2 केस में चलती है, वो भी कोई ज़्यादा बड़े केस नहीं, उनको मैं बताऊंगा अभी आगे इसी लेक्चर में। जैसे अगला वीटो का नाम है सस्पेंसिव वीटो। इसका मतलब क्या है? बिल को लौटा देना। मैंने बोला था ना कि बिल को पास करना या लौटा सकते हैं। लौटाने का मतलब क्या है? रिकंसिडरेशन के लिए लौटाना बिल को। इसका मतलब क्या है? जैसे कोई बिल आया, उन्होंने देखा यार इसमें कोई कमी है, देखो कैंसिल तो कर नहीं सकते, पर रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं कि भाई साहब कि नॉर्मल मतलब कि चक्कर है कि इस बिल को दोबारा देख लो, इसमें कमी लग रही है, तो बिल दोबारा जाएगा हाउस में, समझ रहे बात को, उस हाउस से फिर दोबारा नॉर्मल मेजोरिटी से पास होगा, वापस गया ऑर्डिनरी मेजोरिटी से दोबारा पास हो जाएगा नॉर्मल मेजोरिटी से। और इस बार उनको प्रेसिडेंट साहब को इस बिल को हैव टू पास मतलब पास करना ही पड़ेगा। एक बार भेज दिया, अगर उन्होंने दोबारा ही भेज दिया संसद ने कि हाँ हाँ ठीक है ये दोबारा पास करके और सिंपल मेजोरिटी से, तो उसे क्या करेंगे? फिर प्रेसिडेंट को पास करना ही पड़ेगा। लेकिन अमेरिका के केस में उल्टा है। अमेरिका के केस में सस्पेंसिव वीटो नहीं है, क्वालिफाइड वीटो मिलती है यूएस में। कैसे क्वालिफाइड वीटो में क्या अंतर है? काम तो यही है, सेम सिमिलर है, लेकिन जब वो वापस करते हैं तो अपने यहाँ तो जैसे बिल वापस किया, अगर अपने किस हाउस जिस हाउस में बिल वापस किया है, इस बार सिंपल मेजोरिटी से कि हाँ सिंपल मेजोरिटी भी कई तरह की होती है, इनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, चिंता ना करिए। सिंपल मेजोरिटी का मतलब समझ है, सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया तो अपने यहाँ तो चल जाता है काम, लेकिन वहाँ पर 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। अगर प्रेसिडेंट ने लौटाया है किसी बिल को तो दोबारा वो तभी जाएगा, दोबारा वो 2/3 मेजोरिटी से पास करके भेजेंगे। समझ रहे बात को? अच्छा, इसके बाद अपन देखते हैं तीसरा वीटो होता है पॉकेट वीटो। इसका मतलब क्या है? टेकिंग नो एक्शन टू द बिल। जैसे और मैं लिखा हुआ है अमेरिका में 10 दिन। इसका मतलब समझिए कि देखिए एक तरीका है, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी बिल को पास ना नहीं करना चाहते तो उनके पास एक तरीका तो है। क्या तरीका है? वो ये तरीका है कि अपनी पॉकेट में रख के भूल जाए अगर बिल को। जैसे बिल आया उनके पास, इसका नाम इसलिए तो पॉकेट वीटो है कि वो साइन कर ही नहीं रहे, कोई जवाब ही नहीं दे रहे उसके ऊपर। असली पॉकेट वीटो का मतलब है प्रेसिडेंट के पास बिल गया, उनसे कोई जवाब मांगेगा नहीं, क्योंकि अपने संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि कोई फिक्स टाइम लिमिट है। लेकिन अमेरिका में 10 दिन का टाइम होता है प्रेसिडेंट के पास, इतने में उसको बिल पास करना ही होता है या लौटाना होता है। कुछ ना कुछ तो करो उसका, कैंसिल तो कर ही नहीं सकते, लौटा सकते हैं दोबारा के लिए या कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि इंडिया के प्रेसिडेंट की जो पॉकेट है ना वो कुछ ज़्यादा बड़ी है, ऐसा बोला जाता है। वो क्यों? क्योंकि अपन पॉकेट वीटो के लिए कोई टाइम ही नहीं है। कैसा एक आध बार हुआ है? हाँ, एक ज्ञानी जैल सिंह नाम के प्रेसिडेंट थे, तो इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल आया था उस वक्त में। समझ रहे बात को? इसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ। ऐसे क्वेश्चन कभी बार पूछ लेते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन। तो उन्होंने पॉकेट वीटो अप्लाई किया था, उन्होंने उस बिल पर कोई जवाब ही नहीं दिया, कोई मांग सकता नहीं उनसे जवाब, तो वो बिल जब तक वो प्रेसिडेंट थे तब तक पास हो ही नहीं पाया। फिर सरकार बदल गई थी। ठीक है, अच्छा अभी ये देखें डिप्लोमेटिक पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या क्या डिप्लोमेटिक पावर? डिप्लोमेट का मतलब ही ये होता है विदेशों से लोग मिलने आना, ये वो विदेशों में। तो जितने भी ऑल इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट उसी के नाम पे साइन होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे। कोई भी संधि साइन हो रही है, भाई समझो बात, संधि कोई देश के नाम थोड़ी साइन होगी, कोई आदमी के नाम भी साइन होगी, तो वो आदमी उस देश का प्रेसिडेंट ही है जिसके नाम से कोई फैसला लिया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑल इंटरनेशनल अफेयर। समझिए, जैसे कोई भी इंटरनेशनली हमको किसी देश से कुछ बोलना है तो प्रेसिडेंट के नाम पे ही बोलेंगे कि आप रामनाथ कोविंद जी आपसे ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, ही सेंड एंड रिसीव द डिप्लोमेट लाइक एम्बेसडर। कई देश का अगर कोई एम्बेसडर सेक्रेटरी आते हैं उनको लेने के लिए छोड़ने के लिए कौन जाते हैं? प्रेसिडेंट को ही जाना होता है। अच्छा, लेकिन हाँ गवर्नर और मैं बोला ना गवर्नर के पास भी सेम पावर होती है, गवर्नर और प्रेसिडेंट में यही अंतर है। अब गवर्नर स्टेट के होते हैं, उन्हें कौन सा इंटरनेशनल मसलों से काम है, तो असली में डिप्लोमेटिक जो पावर है वो गवर्नर के पास नहीं होती। लेकिन हाँ बाकी सब पावर गवर्नर के पास सेम ही होती है। लेकिन हाँ एक पार्डनिंग जो पावर थी, पार्डनिंग जो पावर बताई थी अपन ने, अब मतलब गवर्नर भी असली में माफ़ी तो दे सकते हैं, लेकिन उनकी पार्डनिंग पावर में थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि प्रेसिडेंट साहब तो मिलिट्री कोर्ट, जिसे कोर्ट मार्शल बोलते हैं, अगर उसने भी किसी को सजा दी उसे भी माफ़ कर सकते हैं प्रेसिडेंट तो। लेकिन गवर्नर मिलिट्री कोर्ट या कोर्ट मार्शल में किसी ने सजा दी है उसको माफ़ नहीं कर सकते, बाकी सब सारे काम कर सकते हैं गवर्नर भी। बाकी सब इनकी पावर एक जैसी है, एक तो डिप्लोमेटिक पावर नहीं इनके पास, और पार्डनिंग पावर में कोर्ट मार्शल की पावर नहीं होती गवर्नर के पास।
लेकिन प्रेसिडेंट के पास तो ये सारी पावर है। बात करें मिलिट्री पावर, क्या आपको पता होगा कि अपने तीनों के तीनों फोर्स के कमांडर इन चीफ मेन कौन है? प्रेसिडेंट ही को बोला जाता है। वही किसी को अपॉइंट करते हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इन सबको कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट साहब ही अपॉइंट करते हैं। तीनों फोर्स के कमांडर इन चीफ भी कौन है? वही है। अभी तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी आ गए, नया पद अपना, विपिन रावत जी थे, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। तो और हाँ, वार डिक्लेयरिंग पावर और पीस डिक्लेयरिंग पावर। वार या पीस डिक्लेयर करनी है किसी देश के खिलाफ, कि हाँ जैसे बोलते हैं ना कि इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया, तो डिक्लेयर उनको प्रेसिडेंट करेंगे। असली में मोदी जी बोल देंगे कि भाई आप कर दो, तो वो कर देंगे। कहने से करते हैं लेकिन करते वही हैं। समझ रहे हो आपको? किसी ने इनको एक फॉर्मल हेड बोला जाता है कि असली में चला कोई और रहा है, लेकिन सारे फैसले किसके नाम पे लिए जा रहे हैं? ये इसलिए तो आपने सुना होगा कि देश में कुछ भी बुरा हो जाए, असली में सारे फैसले लिए तो प्रेसिडेंट ने, लेकिन प्रेसिडेंट कोई बुराई नहीं करेगा क्योंकि उनका हाथ ही नहीं है। जो सरकार बोल रही है वो तो वही कर रहे हैं। समझ रहे हो क्या बात? अच्छा, अब बात करते हैं इमरजेंसी पावर। प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाते हैं, आपातकाल लगाते हैं। तो इमरजेंसी कई तरह की, 3 तरह की, नेशनल इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट रूल है और फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तीनों के आर्टिकल हैं, बड़े याद रखने हैं आपको। नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल मतलब राष्ट्रपति शासन का आर्टिकल है 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। ये 365 क्यों है, इसके बारे में हम आगे जब इमरजेंसी का अपना एक लेक्चर आएगा, इसमें इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे, उसमें आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आपको आर्टिकल याद होना चाहिए, 352, 356, 360, 4 बढ़ाते जाओ यार। इमरजेंसी आपातकाल लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ दिखाया, देखो मैंने ये आर्टिकल 361 के बारे में तो आपको बता ही दिया कि प्रेसिडेंट गवर्नर आंसरेबल नहीं है कोर्ट में, ये सब आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब यहाँ देखते हैं ये कुछ स्पेशल पावर है, इनका नाम क्या दिया है मैंने? डिस्क्रेशनरी पावर। खुद की पावर, खुद की मर्जी से भी कोई काम कर सकते हैं या नहीं अपने प्रेसिडेंट? सब कुछ पीएम के कहने पे ही कर रहे हैं, पीएम की एड और एडवाइस पे। कौन सा आर्टिकल था पीएम की एड और एडवाइस वाला? आर्टिकल 75 बताया था। अच्छा जी, अब उनकी डिस्क्रिशनरी पावर देखते हैं, खुद की मर्जी की पावर क्या है। देखो एक पावर है उनके पास, पीएम को अपॉइंट करना जब किसी भी पार्टी की कोई मेजोरिटी है। ऐसे चुनाव हो कोई भी पार्टी क्लियर मेजोरिटी ना हो, कुल मिला के जो 272 सीट का जादुई आंकड़ा है वो किसी ने पार ना किया हो, ऐसे केस में वो अपनी मर्जी से किसी को भी पीएम बना सकते हैं। जिस पार्टी को भी ज़्यादा वो मिली है सीट, उनकी मर्जी काम कर जाती है ऐसे केस में। अच्छा, एक दूसरा टाइम और है, अगर पीएम इन ऑफिस, कुल मिला के जो पीएम है, पीएम इन ऑफिस का मतलब ये नहीं कि ऑफिस के भीतर, इसका मतलब जो भी उस वक्त पीएम है देश का, अगर वो मर जाएं, किसी डाइस सडनली, अचानक मर जाएं, और कोई नो बी सक्सेसर या और कोई नया पीएम ना हो पार्टी के पास, उस वक्त भी वो अपनी मर्जी से पीएम बना सकते हैं, ठीक है। डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन कांट प्रूव कॉन्फिडेंस। अगर सरकार का मतलब कॉन्फिडेंस का मतलब है एक, अभी हम पार्लियामेंट में पढ़ने वाले नो कॉन्फिडेंस मोशन। कभी हमने सुना होगा अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया किसी सरकार के खिलाफ, कोई दूसरी सरकार जो भले ही मेजोरिटी में नहीं है, वो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है कि भाई हमें मतलब ऐसा करे कि वो कि मतलब देखो होता है ऐसा, जैसे आपको बताऊँ मैं, ऐसे ही जो राहुल जी हैं, मोदी जी हैं, दोनों हैं। अभी राहुल जी अपोजिशन है सबसे बड़े, भले ही उनके पास बहुत कम सीट है, लेकिन दूसरे नंबर पे पार्टी तो वही है कांग्रेस। अच्छा, अब राहुल जी क्या करते हैं, सारे एमपी को खरीद लेते हैं, सारे एमपी, और फिर जाके पार्लियामेंट में बोलते हैं प्रेसिडेंट से कि भाई साहब, सॉरी, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करते हैं कि भाई हमें लग रहा है कि अब इनके पास मेजोरिटी रही नहीं है बीजेपी के पास, तो उसके लिए फिर वोटिंग होगी कि वो अपनी मेजोरिटी साबित करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने खरीद लिया सबको पैसे, उन्होंने वोट ही नहीं किया, उनके सपोर्ट में नहीं आए, वो एमपी इस्तीफा देके चले गए, तो सरकार गिर जाएगी ना। तो जैसी सरकार गिरेगी तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, मतलब जो मंत्रिमंडल है उसको भी क्या कर देगा, प्रेसिडेंट भंग कर देगा जैसी सरकार गिरेगी। इसका मतलब बस इतना सा है। तो ये हमने कुछ पावर्स उनके बारे में हमने पढ़ लिए, बहुत अच्छी अच्छी पावर्स। तो देखा आपने कि प्रेसिडेंट कितने पावरफुल थे। अभी वाइस प्रेसिडेंट तो कुछ नहीं है, बस 5 मिनट का काम बचा है लेक्चर का लास्ट में। वाइस प्रेसिडेंट के पास इतना कुछ है नहीं करने को। असली में वाइस प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है अभी आप थोड़ी देर में समझेंगे। देखिए वाइस प्रेसिडेंट है कौन, अपने वाइस प्रेसिडेंट हैं बेसिकली श्री वेंकैया नायडू इस वक्त, ठीक है। फ्रॉम 5 ईयर एंड कैन बी रिएक्टेड, मतलब फॉर 5 ईयर, मतलब उनका टर्म भी कितने का है, 5 साल का ही है, और वो भी दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। उनको शपथ कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट। देखिए याद रखिए, प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिला रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट ही शपथ दिलाते हैं। अच्छा, सैलरी कितनी है इनकी, 4 लाख। प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी थी, 5 लाख। ये अपना इस्तीफा रेजिग्नेशन किसको देंगे, प्रेसिडेंट को।
मैंने बताया था आपको, प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा, वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को। अच्छा, इनके इलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इनके इलेक्शन में कौन कौन वोट करता है? ओनली एमपी वोट करते हैं, इंक्लूडिंग नॉमिनेटेड। इनका भी वही तरीका है जीतने का, मतलब सॉरी चुनाव का, लेकिन इसमें एमएलए वोट नहीं करते। समझ रहे हो क्या बात? इसमें एमएलए वोट नहीं कर सकते। कैसे? जैसे उनमें प्रेसिडेंट के चुनाव में एमएलए ही वोट करे थे, इनमें केवल एमपी, लोकसभा और राज्यसभा के जितने सदस्य हैं वो सब करेंगे, और नॉमिनेटेड वाले जो 12 लोग हैं राज्यसभा के वो भी वोट करेंगे। अच्छा, तुमने सोचा है कभी कि प्रेसिडेंट के केस में 12 लोग जो हैं वो वोट क्यों नहीं कर रहे राज्यसभा के नॉमिनेशन? देखिए समझिए, सबको पता है कि भाई हर 5 साल में, मतलब सभी 5 साल छोड़िए, उसका एक अलग खेल है, 5 साल 3 साल को मैं बताऊंगा आपको आगे। आपको पता है कि 12 लोगों को प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करते हैं। अगर वो किसी को लालच दे दे नॉमिनेट हुए सदस्यों को, कोई प्रेसिडेंट के लिए जो खड़ा हुआ है कि भाई सुन, तू मुझे वोट दे देना, अगली बार जब तेरा वो खत्म हो जाएगा ना, तो इस बार तेरा टर्म, तुझे नेक्स्ट टाइम तुझे दोबारा से अब वो कर दूंगा मैं नॉमिनेट, तो इस तरह के लालच से उसके पास 12 वोट एक्स्ट्रा आ जाएंगे ना, इस केस में वो नॉमिनेट वाली जो सीट है, क्योंकि उनको प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करते हैं, तो इसलिए उसको हटा ही दिया गया है कि नॉमिनेट वाले प्रेसिडेंट के चुनाव में तो वोट नहीं कर सकते, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव है इसलिए आराम से कर सकते हैं। भाई वाइस प्रेसिडेंट का कोई कम मतलब ही नहीं है उनसे, नॉमिनेट वालों से। इसलिए वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन वोट करता है? ओनली एमपी। लोकसभा के कितने? 540, और 245 किसके? राज्यसभा के। अच्छा, हटाने की बात करें, उनका रिमूवल कैसे होता है? राज्यसभा पास करेगा, विल पास अ रेजोल्यूशन ऑफ पास इफ एग्रीड, देन लोकसभा भी करेगा उससे पास रिमूवल। बड़ा सिंपल सा है। इस केस में भी 14 दिन का नोटिस देना होता है, उनका भी 14 दिन का ही नोटिस था, लेकिन उस केस में एक रीजन था कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करने पे, लेकिन यहाँ पे कोई रीजन संविधान में मेंशन नहीं है इनको हटाने के लिए। लेकिन बड़ा सिंपल था इनका प्रोसीजर है कि राज्यसभा से एक रेजोल्यूशन पास होगा। अब आप देखो, मैंने उस केस में बताया था प्रेसिडेंट को हटाने के लिए किसी भी राज्यसभा या लोकसभा कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है उनके ऊपर चार्ज, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में केवल राज्यसभा से। उसका मैं कारण आपको बताने वाला हूँ। अभी इनकी पावर पढ़ेंगे, थोड़ी सी है, दो एक, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि राज्यसभा से रेजोल्यूशन इनके लिए पास होगा, इनको हटाना है तो। अगर वहाँ से पास हो गया, फिर लोकसभा में पास होगा, तुरंत ही हटे हुए मान लिए जाएंगे। बड़े सिंपल सा ये। अच्छा, इनकी जो पावर है ना असली, वो ये है। इसकी इनकी जो पावर है भाई, इनकी पावर क्या है? इनकी पावर है कि ये एक्स ऑफिसियो चेयरमैन है राज्यसभा। एक्स ऑफिसर का मतलब समझिए, एक्स ऑफिसर को हिंदी में बोलते हैं पदेन। इसका मतलब समझाता हूँ आज आपको। इसका मतलब क्या है? एक्स ऑफिसर का मतलब कि बाय डिफॉल्ट, मतलब अगर कोई आदमी वाइस प्रेसिडेंट है तो वो अपने आप चेयरमैन बन जाएगा। किसका? राज्यसभा का। चेयरमैन कौन होता है भाई? आपने देखा होगा राज्यसभा बहुत बड़ा है, इसके अंदर सामने बहुत लोग कुर्सी लगा के बैठे हुए, उनके बीच में एक आदमी स्पीक खुद बोल रहा होता है, सब कुछ उनके काम को दिख रहा होता है, वो होता है चेयरमैन। क्या लोकसभा में चेयरमैन होता है? नहीं, लोकसभा में जो होता है उसे स्पीकर बोलते हैं। लोकसभा में क्या होता है? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। लेकिन राज्यसभा में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ऐसे दो होते हैं। तो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो असली में देश के वाइस प्रेसिडेंट वही होते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं जो देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के होते हैं चेयरमैन। समझ रहे बात? तो इसीलिए, क्योंकि वो राज्यसभा के चेयरमैन है, इसलिए उनको हटाने का जो प्रस्ताव स्टार्ट होता है वो राज्यसभा से स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने बोला था अभी। अच्छा, ये तो आपको बताइए, वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं किस केस में? अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, हट जाते हैं, या कोई बीमार हो जाते हैं, उस केस में प्रेसिडेंट की तरह काम कर सकते हैं। ये मैंने आपको बोला था। आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कुछ देश के प्रेसिडेंट के बारे में, कुछ एक दो प्रेसिडेंट थे, ये मैं स्पेशल लिखे थे मैंने आपके लिए। अच्छा, देख लेते हैं इनको। जैसे ये बॉक्स बनाया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैंने आपको वीटो बताई थी, एक बताई थी एब्सोल्यूट वीटो, सीधे मना कर देना। किस केस में? या तो प्राइवेट मेंबर के बिल में, या सरकार गिर जाती है। तो राजेंद्र प्रसाद के इन्होंने एक बार एब्सोल्यूट वीटो की थी। किस बिल के लिए? पेप्सू बिल के लिए। बिल का नाम था PEPSU बिल। और यही एकमात्र प्रेसिडेंट जो 2 बार लगातार जीत चुके हैं, और कोई प्रेसिडेंट 2 बार नहीं बने हैं अब तक। तो इन्होंने एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल किया है। एक तो इनके बारे में ये बात इंपॉर्टेंट है, और ये 2 बार जीते। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, इन्होंने किया तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन ये जब देश में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, आपातकाल लगाया था, उस वक्त यही प्रेसिडेंट थे। तो असली में आपातकाल लगाया तो इंदिरा गांधी ने, तो मतलब लगाया तो नहीं होगा ना इंदिरा गांधी कहने पे। तो उस वक्त किसने लगाई थी प्रेसिडेंट? अगर इमरजेंसी कोई पूछे आपसे, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। ओके, एक है डॉक्टर श्री नीलम संजीव रेड्डी। देखो ये क्वेश्चन CAPF में भी पूछा था एक बार, ऐसे पूछ लेते हैं प्रेसिडेंट के बारे में कोई फैक्ट। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैं लिख लाया। सीरीज बात है, 4-5 प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है। 5 प्रेसिडेंट, 2 तो पढ़ लिया था, तीसरा श्री नीलम संजीव रेड्डी, ये CAPF में आया था। ये एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट जो निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध का मतलब क्या होता है भाई? किसी चुनाव में निर्विरोध चुनने का मतलब है कि उनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ। जब मतलब ये चुनाव में खड़े हुए थे ना, निर्विरोध
दो ही केस में आदमी खड़ा नहीं होता, या तो किसी से कोई बहुत डरता हो, जैसे आपने साउथ की मूवीज में देखा होगा, कुंडा खड़ा हो गया अगर चुनाव में, उसके सामने कोई नहीं खड़ा हो रहा है, वो निर्विरोध जीत जाता है। भाई कोई खड़ा ही नहीं होगा सामने तो जीत ही जाएगा ना। अच्छा, या दूसरे केस में ये लोग बहुत इज्जत करते हो, तो इनकी बहुत इज्जत करते थे लोग, तो इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, निर्विरोध नीलम संजीवा रेड्डी। ओके। ज्ञानी जैल सिंह के बारे में सुनिए। ज्ञानी जैल सिंह का नाम, जिन्होंने पॉकेट वीटो लगाई थी, मैंने पॉकेट वीटो आपको बताया था कि जेब में रख लेना। वीटो पावर सारी थी 3 तरह की, बताया था ना, कौन कौन सी? एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, पॉकेट वीटो। किस आर्टिकल के अंदर आती है वीटो पावर? आर्टिकल 111। इन्होंने पॉकेट वीटो किस बिल पे लगाया था? इंडिया पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल इसका नाम था। ये बिल था, इन्होंने पॉकेट वीटो लगा दिया था, इन्होंने इसको कोई जवाब ही नहीं दिया था। अच्छा, लास्ट आप देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद जी, ये भी अपने प्रेसिडेंट थे ना 2006 के वक्त में। उस वक्त 2006 में इन्होंने सस्पेंसिव वेटो, मतलब बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए वापस लेना। तो एक बार देख लो चेक करके, फिर दोबारा आया पास हो, मैंने पास करना पड़ा। इस बिल का नाम था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल। ये कुछ अगर आप फैक्ट याद रख लेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल का नाम है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वो मैंने अभी आपको बोला था ना कि प्रेसिडेंट बनने की जब अपन क्वालिफिकेशन पढ़ रहे थे, किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना चाहिए प्रेसिडेंट। मैंने बोला था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कहीं डिफाइन नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो असली में डिफाइन करने के लिए एक बिल बनाया था उस वक्त कि क्या क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। उसी बिल का नाम है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ये उसी वक्त क्यों आया था? क्योंकि उस वक्त ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की वजह से एक एमपी को सस्पेंड करना पड़ा था। बताइए क्या नाम है? उनका नाम है सोनिया गांधी जी। उन्होंने एनसीए का चेयरमैन का पद ले रखा था, इस वजह से वो एमपी से हट गई थी, इसलिए उनको दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा था। 2 बार हुआ ऐसे। एक समाजवादी पार्टी की एमपी थी जया बच्चन, उन्होंने भी फिल्म सोसाइटी के चेयरमैन का पद ले रखा था, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चक्कर में उन्हें भी दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा। यह था प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। इतना कुछ, इतना डेप्थ में आपके लिए कवर किया गया है कि आप कहीं से, किसी से, यूट्यूब पे आप कहीं पढ़ के देख लेना, इतना डेप्थ में बहुत कम लोग ही आपको कवर करवाएंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और प्लीज़ डू शेयर एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि देखिए शेयर करने से क्या व्यूज आएंगे, और वही हमें मोटिवेट करता है असली में। और हाँ, लाइक करना बेहद ज़रूरी है यार, क्योंकि लाइक से पता चलता है कितने लोगों ने वीडियो देखी है, नहीं तो ऐसा लगता है एक ही आदमी ने बार बार देख लिया, क्या पता नहीं चलता ना हमें। और कमेंट तो आपको करना ही है कि भाई आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा क्लियर नहीं हुई, मैं ज़्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ, और अगर कोई कमी रह गई हो उसका बस एक कारण है कि आज मेरे सिर में इतना भयंकर दर्द हो रहा है, और लेक्चर की लेंथ भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय, सायोनारा।